starting my YouTube channel for specifically class 9. I'm here to share my knowledge and I'm also willing to learn. Hopefully, by the end of this session, this will be conducive for you because I am here to teach you just out of my passion. I'm starting a teaching career. Okay, so I gleaned each and every information from NCERT textbook. As you could see, this is your ninth class NCERT textbook. Uh, this is the first chapter, exploration. Okay, so I collect means glean each and every information from this very textbook. Okay, like you can see. So I collect each and every information and created a new PDF, created a new style of mine. Okay, so I prepared this very interesting PDF that I will share with you later. So this is exploration in my way. I hope that it will minimize the complications of NCERT textbook. Okay, I tried my best. Okay, so without wasting any time, let's just move on to the chapter. So this chapter name is exploration. Basically, what your NCERT is trying to say that exploration is nothing but the surrounding of yours. Okay, the surrounding of any individual which generates a curiosity. That is exploration. Okay, but according to the definitions, according to the particular paragraphs of NCERT, I have designed this. So we will only go according to the NCERT. Okay, I have these notes that I have studied line by line, each and every line. Okay, so you can trust me, you are in the right hands. Okay, and I have this ninth book as well, exploration. Okay, so you are in the right hand. So let's just start the chapter. So basically हम स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, साइंस का मतलब इधर टेक्स्ट बुक में लेटेस्ट तुम्हारी टेक्स्ट बुक में साइंस का मतलब क्या है. अगर हम देखें साइंस और ऑब्जर्वेशन, तो सबसे पहली बात, एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है कोई भी ऐसी हमारी जर्नी जिसमें हम चीज़ों को ऑब्जर्व करें, जिसमें हम चीज़ों को क्वेश्चनिंग करें, क्यों है, कैसे है, क्या है इसके पीछे का रीज़न. फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक जंगल में हूँ, मैं एक जंगल में जा रहा हूँ और मैं चलते चलते अपनी सराउंडिंग्स देखूँ. अब मैं अपनी सराउंडिंग्स के आसपास ये देखता हूँ कि वहाँ पे पेड़ है ना. मैं देखता हूँ कि मेरे अराउंड एक बहुत बड़ा स्काई है. मैं देखता हूँ डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स है, डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. सो मैं जिसके साथ भी जा रहा हूँ, लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैं अपनी मम्मा से पूछता हूँ कि मम्मा, व्हाट इज दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, ये पेड़ क्यों होते हैं यहाँ पे, ये स्काई इतना बड़ा क्यों होता है और स्काई कहाँ तक लिमिट है. तो जब आप इन चीज़ों के पीछे के रीज़न को जानना शुरू करोगे, जब आप अपने आप से क्वेश्चनिंग स्टार्ट करोगे, so that's the very particular phase that will convert you into a curious person. ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, पेड़ की लाखों टाइप की स्पीशीज होती हैं. हर स्पीशीज, हर एक अलग पेड़ की स्पीशीज इतने भी होती है, इतने भी होती है, इतने भी होते हैं, माने मीडियम भी हो सकती है, लार्ज भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है. ठीक है, कितने भी टाइप की स्पीशीज होती हैं, हर एक अलग डिफरेंट स्पीशीज हमें डिफरेंट, यू कुड से कि हमें ड्रग्स भी देते हैं. ड्रग्स नॉट दैट ड्रग. ओके, ड्रग्स मीन्स हमें मेडिसिन भी दे सकती हैं. ठीक है, हमें रबर बैंड्स भी देते हैं, हमें फल फ्रूट भी देता है, हमें पेड़ छाए भी देता है. तो डिफरेंट करोड़ों करोड़ों स्पीशीज को पढ़ना इतना पॉसिबल नहीं होता. और ये पॉसिबल क्यों नहीं होता, ये मॉडल से रिलेटेड है, ये हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, मॉडल क्या होता है क्या नहीं. बट व्हाट आई वांट टू से कि एक्सप्लोरेशन का मतलब चीज़ों को क्वेश्चनिंग करना होता है कि इतनी स्पीशीज है तो क्यों है, हर एक स्पीशीज का क्या रिलेटेड, स्काई कितना बड़ा है. लेट्स pick any random thing around myself. Let's just take this. Okay, this is a phone holder. I can hold my phone like this, right? बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि अगर मान लो ये फोन होल्डर में ये वाली स्टिक्स ना होती जिन पे फोन टिक रहा है, तो क्या होता. भैया अब रख के देखना जरा. अब रख के देखा, और अब मैं अब रख के देखता हूँ. लेट्स जस्ट वेट अ मिनट. मेरा फोन एक जगह स्टिक कर सकता है ऐसे. ठीक है, अगर मैं इसको बंद करके ऐसे रखूं,
अपर करके तो मेरा फोन ऐसे गिर सकता है, ठीक है। वो बीच में स्टे, बहुत लोगों को लगा होगा कि ये चीज़ फेल हो गई, वो तो फोन स्टे कर गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। फोन इस वजह से स्टे करा था क्योंकि मैंने फोन को नीचे रखा था और इधर की जो फ्रिक्शन है फोन की, वो इधर स्टे कर पा रही है, ठीक है। फोन की ये वाली साइड स्टे कर पा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? दिस इज समथिंग जिसको हम बोलते हैं क्यूरियोसिटी। हमें हर चीज़ के टुवर्ड्स क्यूरियस बनना पड़ेगा, हमें हर चीज़ के टुवर्ड्स क्वेश्चनिंग करने स्टार्ट करनी पड़ेगी, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर हम अपने आसपास की सराउंडिंग को हर बार क्वेश्चन करते हैं तो हमें हमारा माइंड, क्यूरियोसिटी हमें हमारी शेप देती है, एक नई मेंटालिटी देती है ना। जस्ट टेक एन एग्जांपल। अगर मैं बोलूँ साइंस सिर्फ साइंटिफिक फैक्ट्स पे बेसिस नहीं है, नो। साइंस सिर्फ साइंटिफिक फैक्ट्स पे बेस नहीं होती। व्हाई इज दैट? क्योंकि कोई भी साइंटिफिक बेस के पीछे सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं होती, सिर्फ एविडेंस नहीं होता, सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं होती। जब हम तीनों चारों चीजों को कंबाइन कर देते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड साइंस। जब हम किसी चीज की ऑब्जर्वेशन, जब हम किसी चीज के एनालिसिस, जब हम किसी भी चीज की क्यूरियोसिटी, क्वेश्चनिंग, हमारी स्किल्स, हिडन पैटर्न को फाइंड करते हैं, जब हम इन सब चीजों को एक कॉम्बिनेशन मिलके पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं एक्सप्लोरेशन, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मैंने मार्कर ऐसे खोल दिया, दिस इज अ व्हाइट बोर्ड मार्कर, ओके, एज यू कुड सी माय हैंड्स, ये एक मेरे को निशान पड़ गया, ठीक है। अगर मैं इस मार्कर को 15 मिनट ऐसे ही हवा में खुला छोड़ दूं, तो क्यों है ऐसा कि ये चलना बंद हो जाएगा? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। अगर मैं बोल दूं कि मैं अपने फोन को चार्ज ही ना करूं, तो ऐसा क्यों है चलना बंद हो जाएगा? व्हाई इज दैट? है ना। अगर मैं बोल दूं कि मैं अपने पेन की निब तोड़ दूं या इसके अंदर से इसके रिफिल निकाल दूं, ये चलना बंद हो जाएगा, ऐसा क्यों? इन सब चीजों के पीछे रीजन बहुत सिंपल दिखते हैं कि भैया अगर आप पेन ही तोड़ दोगे तो आप लिखोगे कैसे? कोई पॉइंट वाली चीज चाहिए, कोई शार्प ऑब्जेक्ट चाहिए किसी भी चीज को राइट या राइटिंग लिखने के लिए, है ना। अगर आप पूछोगे कि भैया इसमें भी सिंपल है कि इसकी आप बैटरी चार्ज नहीं करोगे तो वो चलेगा कैसे? भैया इसमें भी सिंपल है, अगर इसका मॉइस्ट ही सारा सूख जाएगा तो थोड़ा बहुत मॉइस्ट तो चाहिए ना वर्ड्स को लिखने के लिए। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि इन सब चीजों के पीछे सिर्फ ये रीजन नहीं है, तो दिस इज साइंस, राइट। सिर्फ एक इस चीज को बनाने के लिए कितने साल लग सकते हैं, यू कुडंट इवन इमेजिन। ये कितने सारे बंदों का इन्वेंशन हो सकता है, यू कुडंट इवन इमेजिन, ठीक है। ये सारी चीजें सिर्फ एक बंदे ने डिजाइन नहीं करी है, ये सिर्फ एक मार्कर नहीं है, ये किसी की क्यूरियोसिटी है। आई एम रिपीटिंग अगेन, ये सिर्फ एक मार्कर नहीं है, ये किसी इंडिविजुअल की क्यूरियोसिटी है, किसी की क्रिएटिविटी है, किसी की ऑब्जर्वेशन स्किल्स है, किसी ने कोई लाइफ में हिडन पैटर्न देखा। तो ये एक मार्कर को बनाने में एक इंडिविजुअल का कितना माइंड खर्च हुआ है, आप उस चीज के पीछे जाएं, ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल ने कितनी मेहनत करी सिर्फ इस एक मार्कर को बनाने में। आज के टाइम पे ये सिर्फ एक फोन दिखता है ना। दिस इज नॉट अ वेरी गुड फोन, दिस इज नॉट एन आईफोन, बट ये सिर्फ एक फोन दिख रहा है, ठीक है। इसमें टाइम दिख सकता है, ये है ये है, ये आपके लिए मे बी सिर्फ एक फोन होगा, बट जिसने इसको डिजाइन करा है, इसका हार्डवेयर, इसका सॉफ्टवेयर, इसकी चिप, इसका कैमरा, इसका सिस्टम, इसके अपडेट्स, इसके एप्लीकेशंस, कितनी हजारों चीजें होती है हमारे स्मार्टफोन में, जिनको स्टडी करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद एक ऐसी चीजें तैयार होती है। तो सराउंडिंग में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम आज के टाइम पे देखें, कोई भी मटेरियलिस्टिक थिंग, योर एक्सप्लोरेशन 9th क्लास बुक, अगर हम इसको भी देखें, ये भी किसी की क्यूरियोसिटी, ऑब्जर्वेशन, हिडन पैटर्न, 10 साइंटिस्ट की स्टडी, 20 साइंटिस्ट की स्टडी, 50 साइंटिस्ट की स्टडी, आज पिछले से पिछले जनरेशन जो नॉलेज पास हो रही है उसको और क्लेरिफाई करना, उसको और फिल्टर करना उस नॉलेज को, तब जाके ये बुक बनी है ना। तो एक्सप्लोरेशन का मतलब है एक ऐसी जर्नी जिसमें हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें हम चीजों को क्वेश्चनिंग करते हैं। ये बुक क्यों आई, कहाँ से आई, ये फोन कहाँ से आया, क्यों आया, ये एविडेंस, इसका क्या काम है स्टैंड का, होल्डर का, इसको मैं मल्टीपल तरीके से यूज कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। तो ये इट इज जस्ट नॉट अ डिस्कवरी, दिस इज समथिंग जो किसी की क्यूरियोसिटी है ना। सो ये चीजें, इफ यू लुक वेरी केयरफुली, आई हैव रिटन दैट कि एक्सप्लोरेशन इज द जर्नी ऑफ ऑब्जर्विंग, क्वेश्चनिंग एंड डिस्कवरिंग द अननोन थ्रू क्यूरियोसिटी एंड एविडेंस। अगर मैं आपको बोलूं
कि जो हमारी लाइफ है, जो हम लिविंग बीइंग्स हैं, क्या सिर्फ लिविंग लाइफ से ही दूसरी लिविंग लाइफ होना आना पॉसिबल है? क्या सिर्फ एक इंसान से ही दूसरा इंसान बनना पॉसिबल है? क्या ऐसा नहीं हो सकता इंसान बिना रिप्रोडक्शन के पैदा हो जाए? तो फिर हम लोग कैसे आए इस वर्ल्ड में? हमारे एंसेस्टर्स थे, रिप्रोड्यूस हुए रिप्रोड्यूस हुए, हम आए। ऐसा एक थ्योरेट, एक आइडियोलॉजी है ऐसी कि इन पीछे वाली जनरेशन से पास हुए पास हुए पास हुए पास हुए हम आए। बट क्या रियली यही ट्रुथ है? अ, आपको लगता है कि ये ट्रूथ है? मेरे हिसाब से तो नहीं। मेरे हिसाब से तो हम अगर 11th क्लास में आप जाओगे, बायोलॉजी पढ़ोगे, मेयोसिस पढ़ोगे, माइटोसिस पढ़ोगे, सेल डिवीजन पढ़ोगे, आप पढ़ोगे कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो लिविंग कंडीशन में भी ग्रो हो सकते हैं ऑक्सीजन के साथ, और नॉन लिविंग में भी ग्रो हो सकते हैं बिना ऑक्सीजन के भी, है ना? तो कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट इज शॉकिंग फॉर द 9th क्लास, आई नो, क्योंकि इतना आपको डेप्थ आगे जाके ही आप लोग पढ़ते हो, बट आपकी क्यूरियोसिटी को एक शेप करने के लिए, आपकी क्यूरियोसिटी को और जगाने के लिए, आपको और क्यूरियस बनाने के लिए चीजें बताना जरूरी है कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग से ही लिविंग नहीं आता, नॉन लिविंग चीजों से भी लिविंग बनता है। कैसे? अगर आप जो लोग जिम जाते हो उन्हें पता है, अगर उनका प्रोटीन शेक है ना, उनके प्रोटीन शेक को अंदर प्रोटीन डाल के ऐसे ही मैं 10 दिन छोड़ दूं, उसके अंदर कीड़े पैदा हो जाएंगे। तो भैया प्रोटीन क्या लिविंग चीज था? लिविंग चीज क्या थी? प्रोटीन। उससे कैसे लिविंग चीज पैदा हो गई? नॉन लिविंग चीज से कैसे लिविंग पैदा हो गई? दिस इज साइंस, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड क्यूरियोसिटी। ठीक है? सो यही चीजें हैं बच्चे जो आपके एक इंडिविजुअल माइंड को क्यूरियस बनाती हैं। जो चीजों को जितना एविडेंस कलेक्ट करोगे, जितना ऑब्जर्व करोगे, अरे कैसे कैसे, जितना क्वेश्चनिंग करोगे, है ना, जितना चीजों को नई नई डिस्कवरी करोगे, अपनी क्यूरियोसिटी को जितना शेप दोगे, वही चीज होती है एक्सप्लोरेशन। तो हमारी चैप्टर की बेसिक डेफिनेशन हमने कर ली, है ना? ये देखो बिल्ला भी बोल रहा है मेरे को सोचने दो, ये भी कह रहा है मेरे को एक क्वेश्चन है। तो जब ये लोग क्वेश्चन कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? है ना? तो हमारी बेसिकली सॉरी, जब हमारी बेसिकली 9th की बुक ये हमें बताना चाहती है कि क्यूरियोसिटी हमारा कंपास है और एविडेंस हमारा पाथ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपकी एनसीईआरटी की जो साइंस की टेक्स्ट बुक है, उसमें दो मेन चीज है। द फर्स्ट वन इज मैग्नीफाइंग ग्लास एंड द सेकंड वन इज कंपास। ओके? मैग्नीफाइंग ग्लास देखो, लेट मी शो यू, this is what we call a magnifying glass, right? This is a magnifying glass. Before moving ahead on this chapter, मैं एक लाइन बता देना चाहता हूँ आपको। The world reveals its secret to those who dare to explore. ये दुनिया उनको ही अपने राज बताती है जो इस दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी है, जो क्वेश्चन करने के लिए रेडी है, जो ऑब्जर्व करने के लिए रेडी है, जो चीजों को एक बारीकी से देखने के लिए रेडी है, जो ये सोचे कि जो आसमान में इतने सारे तारे हैं ये कहाँ से आए, जो ये सोचे कि आसमान ही कहाँ से आया तारों वाली थ्योरी ही काट दो, आसमान कहाँ से आया, जो ये सोचे, है ना, जो ये सोचे कि ये चमचमाते कैसे हैं। मतलब हर किसी के पास एक दिमाग है, बट हर कोई नहीं जानता उसको कैसे यूज करना है। मेरे पास इतनी सारी चीजें दिख रही हैं, क्या पता 50 साल बाद कोई ऐसा इन्वेंशन आ जाए कि जो फोन का स्टैंड है 50 साल बाद, है ना, कि ऐसा आ जाए ये फोन का स्टैंड खुद ही उछल के आसपास के पूरे कमरे में जाता है और अपने आप ही ये सारी चीज को रिकॉर्ड करता है। तो जब ये अपने आप ही चीजों को आसपास की रिकॉर्ड कर रहा है तो कौन इसके लिए 20,000 30,000 रुपए देने के लिए रेडी नहीं होगा? है ना? ये भी तो सिर्फ एक नॉर्मल फोन स्टैंड था, बट किसी की क्यूरियोसिटी ने इसको एक नई टेक्नोलॉजी बना दिया। तो आप सोच रहे हैं ह्यूमन ब्रेन कितना ज्यादा, मतलब तुमको क्यूरियस करके कहाँ तक ले जा सकता है। तो इस वजह से एक्सप्लोर करना, ऑब्जर्व करना, क्वेश्चन पूछना, एक्सपेरिमेंट करना, एनालिसिस करना, उनको डिस्कवर करना, यही सारी चीज हमें क्यूरियोसिटी की तरफ ले जाती है। एक मैं एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो, क्या नोटिस करा तुमने? मार्कर ऊपर से नीचे आया, ऊपर से नीचे आ रहा है मार्कर, ठीक, ऊपर से नीचे आ रहा है मार्कर। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, अगर मार्कर ऊपर से नीचे आ रहा है, तुम किसी के दिमाग में ये नहीं आया होगा कि मार्कर नीचे से ऊपर क्यों नहीं गया, ऊपर से नीचे ही क्यों आया? जब मैं इसको ऐसे फेंकता हूँ तो ये ऐसे ही क्यों जा रहा है, ये ऐसे क्यों नहीं आ रहा? लो, ये ऐसे क्यों नहीं आ रहा, ऊपर से नीचे क्यों नहीं आ रहा, ये नीचे से ऊपर क्यों जा रहा है? अगर मैं ऊपर से नीचे फेंकता हूँ तो नीचे से ऊपर क्यों नहीं जा रहा, और वाइस वर्सा, इसका उल्टा, है ना? तो ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे एक साइंटिस्ट थे, न्यूटन,
ठीक है, न्यूटन के लॉज बहुत ज्यादा फेमस है, मे बी आपकी पिछली क्लास में ये थे नहीं, आई डोंट नो, थे मतलब पिछली क्लास में शायद आपके, है ना। तो न्यूटन के लॉज, तीन लॉज होते हैं, ठीक है, बट हम यहाँ पे लॉज के बारे में बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं न्यूटन के बारे में, कि वो जो सेब था वो गिरता हुआ सबने देखा। ये देखो मैंने क्या लिख रखा है कि क्यूरियोसिटी के बेस पे कि millions saw the apple fall but Newton asked why। सेब लाखों बार गिरे हैं ऊपर से नीचे बच्चे, पर सिर्फ न्यूटन ने पूछा कि ऐसा क्यों, सेब ऊपर से नीचे क्यों गिर रहा है, नीचे से ऊपर क्यों नहीं जा रहा भैया। कि न्यूटन की क्यूरियोसिटी थी, और क्यूरियोसिटी तुम्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ लेती जाती है, लेती जाती है, लेती जाती है, अगर तुम अपने माइंड को शेप करो, अगर तुम ऑब्जर्व करो, अगर तुम एक्सपेरिमेंट करो, एनालिसिस करो, तो ये चीज तुम्हें एक लेटेस्ट चीजों के टुवर्ड्स लेती जाती है। ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, ध्यान से देखो, एग्जाम्पल न्यूटन का, ए एप्पल फॉलिंग, ए फॉलिंग एप्पल डिड नॉट डिस्कवर ग्रेविटी। सिर्फ एक ऊपर से नीचे जो गिरा सेब, उसने ग्रेविटी को डिस्कवर नहीं करा है, न्यूटन की क्यूरियोसिटी ने करा। न्यूटन को ऐसा हुआ कि मेरे को पता करना है ये ऊपर से नीचे क्यों आया। अच्छा एक चीज मैं बताऊं, जस्ट लिटिल ऑब्जर्वेशन, अगर हम एक्सप्लोरेशन की बात ही कर रहे हैं और इसमें एक्सप्लोरेशन आती है, एक चीज मैं भी ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो ये एनर्जी डिपेंडेंट नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी डिपेंडेंट नहीं है, कि ऊपर से नीचे करने के लिए किसी चीज को ताकत थोड़ी चाहिए। मैं कोई मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कि तरबूज को छत से फेंक दिया, किसी भी चीज को ऊपर से नीचे फेंक दिया, तो इसमें एनर्जी थोड़ी लग रही है, आप जीने से नीचे उतर रहे हो, एनर्जी लग रही है क्या? नहीं। बट जब आप जीने पे चढ़ते हो नीचे से ऊपर, आह, सांस फूल जाती है ना। तो सेम जब मैं नीचे से ऊपर फेंक रहा हूँ तो ये एनर्जी डिपेंडेंट है। तो कुछ चीजें एनर्जी के टुवर्ड्स जाती हैं, कुछ चीजें एनर्जी नहीं लेती हैं। तो यही एक क्यूरियस माइंड है, जो कि न्यूटन के मन में इतनी सारी चीजें आ गई होंगी, ठीक है, कि अच्छा ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे, तो उन्होंने ग्रेविटी के बारे में हमको एक थ्योरी दे दी पूरी की पूरी, कि ग्रेविटी क्या है, क्यों है, ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, पॉइंट क्या है, कितने टाइम पे कितनी चीज को नीचे गिराने में कितना टाइम लगता है, ऊपर गिराने में कितना टाइम लगता है, कौन सी चीजें एनर्जी डिपेंडेंट होती है। तो न्यूटन ने हमारी क्यूरियोसिटी को इतना ज्यादा शेप करा, न्यूटन ने अपनी भी क्यूरियोसिटी को इतना ज्यादा शेप करा कि वो एक महान साइंटिस्ट बन गए। ऐसे हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आया। ओके, अच्छा, डोंट वरी अबाउट दिस पीडीएफ। अगर आपको लग रहा हो कि भैया ने एनसीईआरटी की एक एक लाइन बोली थी और अब ये करा नहीं रहे हैं, जितना भी बेटा एनसीईआरटी में लिखा है ना, जितना भी, ट्रस्ट मी, मैंने एक एक लाइन पढ़ी है। इफ यू वांट द प्रूफ आई कैन शो यू, दिस इज द प्रूफ। मैंने एक एक लाइन पढ़ी है, एक एक लाइन, ठीक है, एक एक लाइन पढ़ी है, उसके बाद ही मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, उसके बेसिस पे ही मैंने पीपीटी कवर अप करी है, ठीक है। सो ऐसा मत सोचना है जैसे ये एक पीपीटी बस एक रैंडम है, ऐसा कुछ बात नहीं है। अगर छोटे टेक्स्ट लिखे तो इसका मतलब रैंडम नहीं है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो चीज बार बार घुमा फिरा के एक चीज बोली है, मैं वो 70 बार एक ही चीज को आप घुमा फिरा के नहीं बोल सकते, आपको उसमें वेरिएशन लाना जरूरी है, इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में बनाया गया है इस चैप्टर को, इस पीपीटी को। खैर, कंटिन्यूइंग द चैप्टर, तो बात यह है कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को ले लो। ये है मेरी नॉन लिविंग थिंग, एक माउस जिससे मैं अपने लैपटॉप को कंट्रोल करता हूँ, एक मार्कर, व्हाइट बोर्ड मार्कर जिससे मैं लिखता हूँ। लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल, वेट अ मिनट, दिस इज अ पेंसिल, राइट कलर पेंसिल। तो मैं अपने सराउंडिंग्स में कोई भी लिविंग थिंग्स उठा लूँ, अब मैं नॉन लिविंग थिंग्स उठा लूँ, अब मैं लिविंग थिंग्स उठाऊँ, लिविंग थिंग हूँ मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, या फिर लिविंग थिंग्स की क्या डेफिनेशन होती है, देखो ध्यान से देखो पीडीएफ में, जूमिंग इट फॉर यू। ओके, लिविंग थिंग्स का मतलब जो चीजें चल सके, मूव कर सके। मैं चल फिर रहा हूँ, मेरे हाथ पैर तो मैं ऐसे होता दिख रहे हैं जो ब्रीथ कर सके, मैं सांस ले रहा हूँ तभी मैं बात कर पा रहा हूँ, जो फीड कर सके, जो खा सके, जो ग्रो कर सके, जो एक्सक्रीट कर सके वेस्ट मटेरियल को, है ना, जो रिप्रोड्यूस कर सके, जो मर सके, ये सारी चीजें आती है लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उनकी पहचान, है ना। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, इनका अपोजिट लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग्स क्या भैया, ये रिप्रोड्यूस कर सकती है? नो। ये मूव कर सकती है अपने आप? ये मूव कर रही है अपने आप? नहीं। अब चार्ली चार्ली वाला गेम ना खेलो तब तक
तो ये अपने आप मूव नहीं कर सकती है ना। क्या क्या ये ग्रो कर सकती है? क्या आज ये पेंसिल इतनी थी, क्या ये परसों इतनी हो जाएगी? नहीं होगी। तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों का जब हम कंपोज करते हैं, दोनों को जब हम कंपोज करते हैं, उससे बनती है साइंस। ठीक है, यहाँ पे भी नोट्स हैं, देख सकते हो। तो उससे बनती है साइंस। ठीक है, जब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को कंपोज करा जाता है, उससे साइंस बनती है। ऐसा क्यों? भैया नॉन लिविंग थिंग से क्या सीखने को मिल रहा है हमें? आपको नॉन लिविंग थिंग से इतने सारी चीजें सीखने को मिली कि वो एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो मर नहीं सकते, ग्रो नहीं कर सकते, फीड नहीं कर सकते, ब्रीथ नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते। नॉन लिविंग थिंग्स में इतनी सारी वैरायटी है, लिविंग थिंग्स में भी इतनी डाइवर्सिटी। कितने प्रकार के एनिमल होते हैं, कितने प्रकार के ह्यूमन होते हैं, कितने प्रकार के पेड़ होते हैं। जब ह्यूमन ह्यूमन रिप्रोड्यूस करते हैं तो एक नया ऑफस्प्रिंग पैदा होता है। जब दो एनिमल रिप्रोड्यूस करते हैं, नई नई वेरिएशंस बनती है। तो साइंस ने हमें कितनी चीजें दी हैं। आप ये समझो कि वो जो ऑफस्प्रिंग नए नए बन रहे हैं, उनके जेनेटिक्स, उनके उनके डीएनए, उनसे क्या कोई ऐसी स्पीशीज बन सकती है जो बहुत स्ट्रांग हो? मतलब क्रॉस ब्रीड बोलते हैं ऐसे, हाइब्रिड बोलते हैं ऐसे, कि जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। ऐसी भी कोई स्पीशीज हो सकती है अर्थ पे? Who knows? This is curiosity. ये आपको जानना पड़ेगा, दिस इज योर क्यूरियोसिटी। तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को जब हम कंपोज करते हैं बेटा, तो हमें एक नया वर्ल्ड देखने को मिलता है, जो है एक्सप्लोरेशन। हम चीजों को एक्सप्लोर ही लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बेस पे करते हैं। ओके, अच्छा, ये मैंने तुम्हें बता चुका हूँ कि पहले लोगों का ये बिलीफ था कि सिर्फ लिविंग थिंग से ही लिविंग थिंग बन सकती है, नॉन लिविंग थिंग से जन्म नहीं हो सकता किसी लिविंग थिंग का। देन आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ प्रोटीन शेक वाला, है ना। तो वो एक एविडेंस मिला हमें कि भैया ऐसा भी हो सकता है। इसमें डिटेल में मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये कॉलेज का एक टॉपिक है, माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक है। माइक्रोबायोलॉजी मतलब होता है छोटे छोटे जीव जंतुओं की पढ़ाई करना, स्टडी करना, उसको माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। मैं जस्ट बता देता हूँ, जिसको समझ आए अच्छी बात है, जिसको नहीं आए बेटा आपको इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट 9th क्लास, है ना। एंड आई एम इन माई सेकेंड ईयर ऑफ माई कॉलेज, तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। रिमूव कर दिया एक डब्बे से, रिमूव कर दिया, अब भैया जन्म किसका होगा, अब कैसे होगा? यही उनकी क्यूरियोसिटी थी कि क्या कोई अगर हम ऑक्सीजन रिमूव कर दे तो क्या कोई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बिना ऑक्सीजन के ग्रो कर सकते हैं? यू विल बी शॉक्ड, यू विल बी शॉक्ड बाय नोइंग दैट कि ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए गए वर्ल्ड में जो बिना ऑक्सीजन के ग्रो होते हैं। इसलिए लाइफ, इसलिए साइंस में ये लिख रखा है तुम्हारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कि लिविंग थिंग से लिविंग थिंग आई है पूरा सच नहीं है, नॉन लिविंग थिंग से भी लिविंग थिंग आ चुकी है। ये साइंस प्रूव कर चुकी है। ये एक्सपेरिमेंट था रॉबर्ट कॉच का। ठीक है, रॉबर्ट कॉच का एंड लुई वैन हुक का, जो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है। ठीक है, एंटोनी वैन लुई वैन हुक, सर्च करना कभी। खैर, दिस इज सो इररिलेवेंट टू दिस टॉपिक, बट टू सम एक्सटेंट चीजें थी जो मेरे को ये वाला लाइन समझाना था, इसलिए आई जस्ट सेड इट। एक एग्जांपल देता हूँ मैं। साइंस सिर्फ नॉलेज नहीं है। अच्छा भैया, साइंस नॉलेज नहीं है, आपको बड़ा पता है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये चीज है ना, दिस इज नॉट अ प्रमोशन और समथिंग, ये चीज है, मान लो कोई भी नॉर्मल, ठीक है, एक ऐसा मैंने गत्ता बना रखा है। इस फ्रंट पेज को बनाने के लिए कितनी क्वालिटी का पेपर यूज हुआ, कैसी क्वालिटी का पेपर हुआ, क्या इतनी मोटी इंक लगी इसको लिखने में, या फिर इतनी छोटी इंक लगी इसको लिखने में, कितना टाइम लगा इसको लिखने में, कितने पैसे खर्च हुए, कहाँ कहाँ पब्लिश करी। ये तो एक नॉलेजेबल चीज हो गई ना, राइट? कि मेरे को पता होना चाहिए कि भैया ये है, ये है, ये चीज, ये है ना। मतलब चीजों की मुझे वेरिएशन पता होनी चाहिए। बट इफ मैं बोलूँ कि इसका क्या एविडेंस है, क्या एविडेंस है ये निब पतला ही लिखती है, क्या एविडेंस है ये मार्कर मोटा ही लिखता है, क्या एविडेंस है कि जो पब्लिशिंग होती है बुक्स की वो उधर तक ही जा रही है जहां तक हम पहुंचाना चाह रहे हैं? क्या एविडेंस है ऐसा?
तो साइंस हमें यहाँ पे ये बताना चाह रही है, यू विल सी दिस, ये वाला, एक मिनट, यू आर सीइंग दिस पैराग्राफ जहाँ पे मैंने लिख रखा है साइंस इज मोर देन जस्ट नॉलेज, साइंस इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी नो बट आल्सो अबाउट हाउ वी नो इट। मतलब साइंस सिर्फ ये नहीं है कि हमें क्या क्या चीजें पता है नहीं पता है, ठीक है, मतलब हमें क्या पता है, हमें क्या ये पता है कि इसमें इंक कैसे डाली गई, क्या यही पता होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है? आई थिंक नो, ये पता होना इतनी बड़ी बात नहीं है। कैसे डाली गई इंक, कहाँ से आई इंक, पैदा कैसे होती है इंक को, बनाया क्या जाता है, उसमें केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, कितने देर तक ये सस्टेनेबल रह सकता है, अगर मैं इसको ऐसे हवा में खुला छोड़ दूं कितने टाइम में ये सूख जाएगा। जब हम पीछे की पूरी उसकी हिस्ट्री पता हो, उसकी पूरी फिजियोलॉजी पता हो हमें, तब जाके उसको हम बोलते हैं कि एविडेंस, है ना। ऐसे ही मैं तुमको एक एग्जांपल दूं, तुम्हारा ना जैसे सोलर सिस्टम, डू यू नो व्हाट इज सोलर सिस्टम, जहाँ पे मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, लेट मी शो यू दिस, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून, है ना। तो यहाँ पे बेटा एक होता था प्लूटो, इधर नेपट्टून के बाद, राइट राइट देयर, यहाँ पे एक प्लूटो होता था। एक्चुअली में ऐसा दिखता है, दिस इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन, ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये जस्ट एक बनाया गया है रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्चुअल ऐसा होता है। मैं धरती, असली धरती लाके थोड़ी ना रख सकता हूँ, क्योंकि मॉडल्स की बात है, ये एक मॉडल है ना। मॉडल से हम जो बड़ी बड़ी चीजें होती है उनकी कॉम्प्लिकेशंस को मिनिमाइज कर देते हैं। क्या बोल रहे हो भैया, हमें तो कुछ समझ नहीं आया। जैसे कि मैं बोलूँ ये एक असली फोन है, सकता हूँ इसमें कुछ भी पासवर्ड डाल सकता हूँ, ये दिखाएगा जैसे ये फेस डिटेक्शन होता है, इसमें कवर होता है, इसमें लेंस होती है, कैमरा होता है ना, एप्लीकेशंस होते हैं, अपडेट्स होते हैं, गैलरी होती है, इतनी सारी। ये रहा एक कार्डबोर्ड का फोन। तो कि हाँ कर सकता है, तो तुम बोलो यहाँ पे लिख दो चीजें हैं, सोलर सिस्टम है, अर्थ का ग्लोब है वो घुमाने वाला, उन सबको, बहुत बड़े बड़े सोलर सिस्टम को, प्लैनेट्स को, एस्ट्रोनॉमिकल चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए छोटे छोटे मॉडल्स होते हैं हमारे पास, है ना। तो वो मॉडल बड़ी चीजों को तो सेम तो नहीं होते उनके जैसे, बट उनके कई हद तक फीचर्स को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा था इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस को मिनिमाइज कर देता है छोटा सा एक मॉडल, है ना। और क्यों मॉडल बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम एक्चुअल चीजों को एट द सेम टाइम पुट नहीं कर सकते रियल स्पॉट पे, इसलिए हम मॉडल बनाते हैं ताकि भारी भारी भरकम चीजों को हम एक्सप्लेन कर सके बहुत इजी वे में, ठीक है। तो हाँ, हम थे प्लूटो पे। प्लूटो का एक एग्जांपल ये था भैया कि पहले प्लूटो को एक प्लेनेट माना जाता था, बट आज के टाइम पे अगर आप गूगल करोगे, सर्च करोगे ना, तो आज के टाइम पे प्लूटो को एक प्लेनेट माना जाता है। भैया ये कैसे हो गया, प्लूटो को तो मैंने सुना बचपन से प्लेनेट माना जाता था। देखो 2006 में, इन 2006, जो ए आईएयू है, आईएयू मतलब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पेस रिलेटेड काम को देखती है, स्पेस रिलेटेड चीजों को देखती है। तो इन्होंने बोल दिया कि भैया, अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन में भैया हजारों साइंटिस्ट काम करते हैं, तो इनके एक स्टेटमेंट पे भी, इनकी एक स्टेटमेंट अजम्पशन नहीं है, जैसे घर पे बैठे बैठे किसी ने ट्वीट कर दिया परसों बारिश होने वाली है यार, शायद से, मैं इसमें भी श्योर नहीं हूँ है ना। तो ये जो साइंस है, साइंस में अजम्पशन माने अनुमान लगाना, तुक्का लगाने का भी मतलब होता है। क्या मतलब होता है? तुक्का भी तुम ऑब्जर्वेशंस पे हिडन पैटर्न्स को देख के, उसमें एनालाइज करके क्या चीज कमी है, क्या चीज कमी नहीं है ना, उसको सिस्टमेटिक तौर से पढ़ के, अलग अलग बंदे आते हैं एक वेदर की प्रिडिक्शन करने, हजारों साइंटिस्ट वेदर की प्रिडिक्शन करते हैं, एयर का रेजिस्टेंस चेक करते हैं, परसों बारिश पड़ी थी नहीं पड़ी थी, सॉइल की क्वालिटी कैसी है, इवेपोरेशन कैसे हो रहा है, सारे फैक्टर्स को मिला के हम एक प्रिडिक्शन करते हैं साइंस में कि परसों बारिश होगी। तुमने देखा तुम्हारे फोन पे कभी भी नोटिफिकेशन आता है 26 डिग्री इन दिल्ली, टेम्परेचर इन डिग्री, डिग्री सेल्सियस, मतलब जो भी जिस भी यूनिट में हो,
तो ये सिर्फ एक अजम्पशन नहीं है साइंस, इट इज नॉट अ अजम्पशन, इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, हिडन पैटर्न, स्किल्स, स्टडीज, एनालिसिस, है ना, इन सब चीजों के बेस पे एक प्रिडिक्शन करी जाती है साइंस में, है ना। ऐसे ही जो ये तीन प्लानिट, मतलब मान लो ये है अर्थ, अर्थ पे हरियाली है, अर्थ पे पानी है, हवा है, आग है, अपने ऑर्बिट पे घूम रहा है, आसपास के जो एस्टेरॉइड्स होते हैं उनसे बच रहा है, एक अपने ही रोट मतलब अपने ही ऑर्बिट पे रोटेट कर रहा है ऐसे, है ना, अपने ही ऑर्बिट पे रोटेट कर रहा है। तो इतनी सारी कंडीशंस को अगर अर्थ सेटिस्फाई कर रहा है तब उसको जाके एक प्लेनेट घोषित किया ना, है ना। बट अगर प्लूटो था, प्लूटो ऑर्बिट अराउंड द सन ऑर्बिट कर रहा है ऐसे, ठीक है, बट अपने आसपास के आने वाले ऑब्जेक्ट्स को वो क्लियर नहीं कर पा रहा, वो उन्हीं में टकरा जा रहा है या कोई भी एक क्राइटेरिया फेल हो जा रहा है। तो जब बहुत सारी कंडीशंस में से कोई सा भी एक क्राइटेरिया फेल हो जाए, हम उसको प्लेनेट कंसिडर नहीं करते, उसको प्लेनेट कंसिडर नहीं करेंगे। इसलिए ही मैंने बोला कि पहले साइंस ऑब्जर्व करती है, टेस्ट करती है, वो आइडिया अगर फेल हो जाए तो दोबारा ट्राई करती है, आइडिया डिस्कार्ड हो जाए तो उस चीज पे दोबारा स्टडी करती है, लाखों बार स्टडी करती है। लाखों बार स्टडी करने के बाद वीक नहीं होता कोई भी, लाखों बार स्टडी करने के बाद साइंस वीक नहीं होती, साइंस और मजबूत होती है, क्योंकि अगर किसी ने गलती करी होगी पहले, उस गलती से हमें आज पता लग पाएगा हमें क्या सुधार लाना है। पिछली बार किसी ने लाइट बनाने की कोशिश करी, उस लाइट बनाने वाले ने सारी चीजें कर ली, 100 चीजें करनी थी, उसने 99 कर दी, 99 कर दी, और 99 करने के बाद वो यही भूल गया कि तार भी लगाने होते हैं उसने सारी चीजें कर दी, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया, सब कर लिया, वो यही भूल गया तार लगाने होते हैं। आने वाली जनरेशन में कोई आया, उसने कहा अरे इतनी सारी स्टडी, इतनी सारी स्टडी, इतनी सारी चीजें देखी, लास्ट में उस बंदे ने देखा ये तार लगाना तो नहीं भूल गया, उसने घर पे ट्राई करा, अपनी क्यूरियोसिटी को शेप करा, तार लगाया, लाइट आ गई, लाइट कन्वेंशन कर दिया, उसने डिस्कवर कर दिया, है ना। तो कहने का मतलब ये है, गलतियों से भी एक नया एक्सपेरिमेंट की खोज हो सकती है, बट इट नीड्स अ प्रेजेंस ऑफ माइंड, इट नीड्स इंटेलिजेंस, इट नीड्स ऑब्जर्वेशन स्किल्स, हिडन पैटर्न्स को देखने की एबिलिटी, ये सारी चीज चाहिए। तब जाके आप बोल सकते हो कि हाँ, आप एक ऑब्जर्वेशन वाली चीज अपने अंदर ला सकते हो, डिटेक्टिवनेस ला सकते हो। ऐसे ही देखो यहाँ पे लिखा है कि प्लूटो को पहले कंसिडर करा जाता था नाइन्थ प्लेनेट सोलर सिस्टम का, बट जब साइंटिस्ट पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, ऑब्जर्व करते गए करते गए करते गए, एविडेंसेस को कलेक्ट करते गए बहुत सारे, तब जाके हमें पता लगा कि भैया साइंस को भी ऑब्जर्वेशन स्किल्स, पैटर्न्स, एनालिसिस, ये सब चाहिए, और प्लूटो को एक डॉर्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया। नाउ व्हाट इज डॉर्फ प्लैनेट? डॉर्फ प्लैनेट का मतलब होता है जो तीन चार कंडीशंस में से एक कंडीशन में भी फेल हो जाए उसको बोलते हैं डॉर्फ प्लैनेट। ठीक है, ये आई गेस समझ में आ चुका हो। ठीक है, अब देखो अगला क्या है, लेट्स सी, पहले एक लाइन देख लो, इन साइंस आइडियाज आर एक्सेप्टेड बिकॉज ऑफ एविडेंस, नॉट बिकॉज दे आर ओल्ड और पॉपुलर। ऐसा नहीं है किसी बंदे ने बोल दिया कि भैया प्लूटो को तो इसलिए नहीं माना गया कि उधर ना बारिश नहीं पड़ती थी, मतलब कुछ भी, नॉट, इट इज नॉट अ फैक्चुअल, इट इज नॉट एकेडमिकली कि उस चीज को हमने स्टडी भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, हम तुक्का लगा दिया। तो ऐसे चीजों को एक्सेप्ट नहीं करा जाता, सालों साल स्टडी होती है, सैटेलाइट भेजी जाती है, 70 मतलब करोड़ों करोड़ों लाख करोड़ों खर्चा होता है, तब जाके एक चीज के कंक्लूजन पे पहुंचती है साइंस। ठीक है, सो यू शुड बी वेरी थैंकफुल कि आपके सिर्फ इतू से पेज में जो मैंने इतनी सारी बताई वो सिर्फ एक पेज में लिखी थी, सिर्फ एक पेज की नॉलेज है। तो इस बार की साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक कितनी मजेदार है, अगर आप उन चीजों को क्यूरियस वे में पढ़ो, आप सोच के देखो। ठीक है, यू कुडंट इवन इमेजिन कि कितना मजा आता होगा इन सब चीजों को पढ़ने में अगर आप डेप्थ में पढ़ो तो। नाउ आप देख सकते हो, अच्छा मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ अगर मेरे पास पीडीएफ है तो, ठीक, एक मिनट। कुड यू सी कि यहाँ पे एक लड़का एंड दो लड़की है, एक बीच में जो लड़का खड़ा है उसके हाथ में बेटा मैग्नीफाइंग ग्लास है, कुड यू सी इट, एंड जो राइट में लड़की है, आई होप होना चाहिए, हाँ, उसके हाथ में एक क्या है, कंपास है। ठीक है, दिस इज अ कंपास, राइट, एंड एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। तो कंपास और मैग्नीफाइंग ग्लास इस इमेज में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए। देखो, कंपास
माने जिससे चीजों को एकदम डिटेक्टिव डिटेक्टिव बन जाओ, जिससे चीजों को एकदम जूम करके देखो, जिससे ऑब्जर्व करो, अच्छा यहाँ कूड़ा रह गया है थोड़ा सा, लो इसको क्लीन कर दिया, अच्छा मेरे को यहाँ दिख रहा है, अच्छा ये दिख रहा है। तो जिस चीज के लिए हम खोज रहे होते हैं हम वो चीज इससे कंपास से कर पाते हैं। कहने का मतलब कंपास हमारा क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है। ये देखो ये कंपास है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन जाना है मुझे, ये डायरेक्शन जाना है मुझे, ये डायरेक्शन जाना है, अच्छा अब मेरे को ये चीज मिल गई, अब मैं यहाँ जाऊंगा, अब यहाँ जाऊंगा, ये हो गया कंपास। बट मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास हर चीजों को डिटेक्टिव की नजरों से देखना। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास हर चीजों को डिटेक्टिव की नजरों से देखना। तो जब मैं एक कंपास एंड एक इरा एक मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है, कंपास एंड मैग्नीफाइंग ग्लास को जब मैं देखता हूं तो इससे मेरे को क्या समझ में आता है? मैग्नीफाइंग ग्लास से मेरे को ये समझ में आता है बेटा कि चीजों को केयरफुली ऑब्जर्व करना कितना इम्पोर्टेंट है। मैं लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई चीज हो, यार घुमा फिरा के मेरे पे छोटा सा फोन का स्टैंड ही है इससे ही समझ लो। चीजों को ऑब्जर्व करना इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर सिर्फ ये चीज होती और ये चीज होती और बीच का ये ही ना होता तो क्या इसको सपोर्ट मिल पाता? नहीं। किसी ने अपने दिमाग के मैग्नीफाइंग ग्लास माने अपनी क्यूरियोसिटी को दिखाते हुए, समझते हुए, हिडन पैटर्न को देखते हुए ये जाना कि जो बीच का सिस्टम होता है किसी भी चीज में, ये मॉडल, देखो मॉडल मॉडल वाली चीज आ गई ना, ये सिर्फ ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा कि एक फोन का स्टैंड है नॉर्मली, कार ले लो, ट्रक ले लो, ब्रिज ले लो, बीच का सिस्टम ही अगर नहीं होता तो सपोर्ट वाली चीज कैसे आती, राइट? तो एक सपोर्टिव सिस्टम क्रिएट करा किसी बंदे ने, अपने दिमाग की बत्ती जलाई, मैग्नीफाइंग ग्लास जलाया अपने दिमाग का, ऑब्जर्वेशन स्किल्स उसने देखी। तो कहने का मतलब है, जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब है जब आप केयरफुली ऑब्जर्व करते हो चीजों को, आप डिटेल्स देखते हो छोटी छोटी, अच्छा इससे ऐसे होता है, अच्छा ये चीजें किस लिए होती हैं, अच्छा इससे ऐसे हो जाता है, अच्छा ये बड़ा भी हो जाता है ऐसे, है ना? जब आप छोटी छोटी डिटेल्स को देखते हो, जब आप केयरफुली चीजों को ऑब्जर्व करते हो, जब आप हिडन पैटर्न्स को देखते हो, बिल्कुल हिडन पैटर्न, छोटे छोटे हिडन पैटर्न, तो ये सारी चीजें आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास को रिप्रेजेंट करती है। मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब छोटी छोटी चीजों को केयरफुली लुक थ्रू करना, ऑब्जर्व करना, है ना? बट अब सिर्फ क्यूरियोसिटी इनफ नहीं होती साइंस के लिए। वाई, ये मैं क्या कह रहा हूँ, क्यूरियोसिटी इनफ नहीं होती भैया? मतलब मेरे को ये जानना है कि आ, हवा में पंछी क्यों उड़ते हैं। तो क्या सिर्फ मेरी क्यूरियोसिटी इनफ होगी? अगर मैं पढ़ूंगा ही नहीं तो मेरे को पता कैसे लगेगा पंछी हवा में क्यों उड़ पा रहे हैं? उनके विंग्स का शेप क्या है, एयर का रेजिस्टेंस क्या है, उनको कैसी एबिलिटी मिली है ना? तो सिर्फ क्यूरियोसिटी अपने आप में फुलफिल नहीं करती साइंस की रिक्वायरमेंट, है ना? जैसे प्लूटो को एक डॉर्फ प्लेनेट घोषित कर दिया था क्योंकि कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा था, ऐसे ही मैग्नीफाइंग ग्लास है। अगर अब मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब ऑब्जर्वेशन स्किल्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जस्ट एक सिंबॉलिक मीनिंग है मैग्नीफाइंग ग्लास, बट एक्चुअली में क्या है, देखो एक्चुअली में क्या है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स तुम्हारे हिडन पैटर्न्स को देखने की एबिलिटी, है ना? चीजों को बहुत बारीकी से देखने की एबिलिटी। बट अगर, और क्यूरियोसिटी भी ये वो करता है, क्यूरियोसिटी भी रिप्रेजेंट करता है मैग्नीफाइंग ग्लास। बट अगर सिर्फ और सिर्फ मेरे अंदर यह है कि क्यूरियोसिटी है, बस जानना है, सिर्फ मैं ऐसा बोलूंगा जानना है, तो मेरे दिमाग में आ जाएगी वो चीज? वर्ड्स नहीं। जब मेरे पास एक कंपास नहीं है लाइफ में, कंपास का मतलब एक डायरेक्शन, कंपास क्या देता है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है मैं ऐसे कर रहा हूँ जो भी होता हो, shit, के लिए sorry। तो नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, है ना, ईस्ट हो गया। तो जब तक मेरे पास लाइफ में डायरेक्शन ही नहीं है कि मेरे को कहाँ जाना है, मेरे को सही चीज क्या चूज करनी है, मेरे को कैसे जाना है, मैं यहाँ से छत पे जाना है, कैसे जाऊं? वैसे क्यूरियोसिटी से भैया आपके लिए लैडर्स होते हैं, जीना होता है, स्टेप्स होते हैं, उन पे चढ़ चढ़ के मैं अपने घर की छत पे जा सकता हूँ, है ना? तो कंपास ने किसी इंडिविजुअल माइंड को डायरेक्शन दी कि आप यहाँ से यहाँ तक जा सकते हो, है ना? तो राइट क्वेश्चन पूछना, राइट अप्रोच होना, है ना, आपके लाइफ में जरूरी है। एक सिस्टमैटिक पाथ होना कि यहाँ से यहाँ मैं जाऊं तो मेरे को क्या चाहिए, है ना? तो ये क्वेश्चन पूछने वाली जो एबिलिटी ना, हर चीज पे क्वेश्चन करो, हर चीज पे क्वेश्चन करो।
ये माउस ऐसे ही शेप का क्यों है, ये एक रोबोट शेप का क्यों नहीं है? अच्छा, रोबोट शेप का होता तो क्या इसके अंदर का जो भी वायरिंग होती है, इसके अंदर का जो भी हार्डवेयर होता वो अफेक्ट होता? हर चीज को क्वेश्चन करो। जब एक इंडिविजुअल हर चीज को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देता है, वो ही चीज उसको क्यूरियस बनाती है बेटा। ठीक है। क्या सनलाइट प्लांट को अफेक्ट करती है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है? अच्छा, तुम्हारे लिए क्वेश्चन, ये होमवर्क दे रहा हूँ मैं। अगर जो लोग यहाँ तक इस लेक्चर को देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। ठीक है। एक क्वेश्चन। हार्ट जो होता है, हार्ट देखा होगा, ये नहीं, दिस इज बुलशिट। दिस इज नॉट अ हार्ट। हार्ट हमारा एक्चुअली में कैसे दिखता है? इफ आई हैव एनी डायग्राम, या दिस इज द डायग्राम ऑफ द हार्ट। बिल्कुल छोटा सा इमोजी दिख रहा है, ये ऐसा होता है एक्चुअल हार्ट। आप लोग मेरे को कमेंट में ये बताओगे कि हार्ट रेड कलर का ही क्यों होता है, व्हाइट कलर का क्यों नहीं होता? दिस इज माय क्यूरियोसिटी। अरे माइंड एक क्यूरियोसिटी के टुवर्ड्स जा रहा है। अच्छा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये क्यों होगा, ये क्यों नहीं होना चाहिए? जब मैं क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, हिडन पैटर्न्स को ढूंढ रहा हूँ, उस सारी चीजों को क्या बोल रहे हैं हम? एक्सप्लोरेशन। और बिना क्यूरियोसिटी के कोई एक्सप्लोरेशन नहीं है बच्चे। जब तक क्वेश्चन पूछने की अर्ज नहीं उठेगी टीचर से कि सर ये समझा दो, ये समझा दो, तो आंसर भी नहीं मिलेगा। आई नो द स्कूल सिस्टम इज नॉट दैट ग्रेट कि आप अपने टीचर से क्वेश्चन पूछ लो, आपको एम्बैरेसमेंट फील होती है, सारी चीज। बट व्हाट आई वांट टू से कि जब तक आपकी लाइफ में क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी, मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं रहेगा, तो डायरेक्शन कंपास नहीं आ सकता। आई थिंक कि जितना हमने पढ़ा है वो बहुत ज्यादा, क्योंकि पहले ही नहीं करना चाहता आपके दिमाग में। आई थिंक अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। एक अगला लेक्चर हम डालेंगे जब कमेंट में आप बोल दोगे कि हाँ भैया अगले लेक्चर की नीड है। आई एम जस्ट किडिंग, मैं अगला लेक्चर डाल दूंगा इसके बाद। ठीक है। किसी को अगर किसी को अच्छा लग रहा है, वो नहीं बोल पा रहा, अपनी क्यूरियोसिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा, तो उसकी प्रॉब्लम को समझते हुए हम अगला लेक्चर डाल देंगे। बट पहले ही लेक्चर है, ज्यादा बोरिंग ना हो जाए। आई थिंक ज्यादा बोरिंग। Hey guys, welcome back to the channel, and today we are continuing the part 2 जो मैंने छोड़ा था। तो हम यहाँ पे थे पेज नंबर 2 पे। द नेचुरल वर्ल्ड से हमें पढ़ना है। मैंने पहले भी बताया था कि हम इसको शॉर्ट में, मैंने इस मतलब नॉट शॉर्ट, ईच एंड एवरी डिटेल को मैंने उधर से ग्लीन करा है, कलेक्ट करा है, और एक ये नई पीपीटी बनाई थी। राइट, हम पहले भी ऐसे ही पढ़े थे, तो हम अब भी ऐसे ही पढ़ेंगे। ओके। हमें नेचुरल वर्ल्ड इस कॉम्प्लेक्स से कंटिन्यू करना है। तो हियर इज द बुक। मेरे पास बुक भी है, अगर आप लोगों को लगे कि ये शॉर्ट पीपीटी है कोई। ये शॉर्ट पीपीटी नहीं है। जितना कंसाइजिवली लिखना है मैंने उतना लिखा है, जो मेन चीज़ें हैं वो लिखा है, सारी चीज़ें समझ में आएंगी, डोंट वरी। तो देखो, नेचुरल वर्ल्ड हमारा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इस लाइन का अपने आप में क्या मतलब है? नेचुरल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स का मतलब है, तुम अगर बाहर जाओ, अपने आसपास देखो, स्काई है, अपने आसपास देखो सॉइल है, अपने आसपास देखो ह्यूमंस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फूल है, पत्ते हैं, पेड़ है ना? अलग अलग टाइप के क्लोथ्स हैं,
अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग एनिमल्स हैं, अलग अलग ऑफस्प्रिंग है, तो एक ह्यूमन फेस भी बहुत अलग हो सकता है। तो इतनी लाखों चीजों को एक साथ पढ़ना, इतनी करोड़ों चीजों को एक साथ पढ़ना एक ह्यूमन बीइंग के लिए बिल्कुल भी इजी नहीं होता। ठीक है, इस वजह से हमारा नेचुरल वर्ल्ड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और हर टाइनी डिटेल को हम एक साथ में नहीं पढ़ सकते। हर टाइनी डिटेल को हम एक बार में नहीं पढ़ सकते, हमारे लिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, लेट्स से कि ट्री की स्पीशीज लूँ मैं, बहुत लोगों को लगेगा पेड़ है तो बस पेड़ ही तो है, और क्या है, एक पेड़ ही तो होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रीज की भी लाखों वैरायटी होती है, करोड़ों वैरायटी होती है एक ट्री की। ठीक है, किसी ट्री के पार्ट से, लेटेक्स वाले पार्ट से हमें मेडिसिन भी मिलती है, रबर बैंड्स भी मिलते हैं, फ्रूट्स भी मिलता है। ठीक है, ड्रग और मेडिसिन एक ही है, ड्रग इज नॉट दैट ड्रग। ओके, तो ड्रग और मेडिसिन एक ही चीज होती है। एंड हमें अपने बाल अच्छे करने वाली दवाइयाँ भी बहुत पेड़ से मिलती है, पेड़ की जड़ी बूटी से भी मिलती है ना। तो एक ही चीज के अंदर आप देख रहे हो कितनी कॉम्प्लिकेशन है। एंड इस चैप्टर में तो हम वी आर टॉकिंग अबाउट द होल वर्ल्ड, कि पूरे वर्ल्ड में कितनी कॉम्प्लिकेशंस है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिस इज माय फेवरेट मार्कर। तो ये मार्कर ही, ये हम ये खोल पा रहे हैं, ठीक है, ये मैं ऐसे चला पा रहा हूँ, कुड यू सी माय हैंड। तो ये मार्कर में इंक कैसे डली, इंक का क्या प्रोसेस हुआ कि ये फैल नहीं रही है और ये एक ही जगह चिपक गई है, ये परमानेंट मार्कर कैसे बना, इसकी बाहर का स्ट्रक्चर, किसको आइडिया आया कि मार्कर की निब को ऐसे ही पकड़ा जाता है, ऐसे क्यों नहीं पकड़ा जाता, ऐसे क्यों नहीं पकड़ा जाता। तो किसी भी इजी चीज को भी हम उठा के देखें, आज वो इजी है, बट बैक देन इट वाज सो कॉम्प्लिकेटेड। बट किसी की क्यूरियोसिटी ने उसको इस प्रकार से, इस टाइप से शेप कर दिया है, इस टाइप से शेप दे दिया है कि वो चीज हमारे लिए अब बहुत ज्यादा इजी हो चुकी है ना। ऐसे ही अगर एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, तो हमारा ह्यूमन बॉडी, अगर मैं अपना एक थंब कट करके, इतना सा थंब, कुड यू सी, अगर मैं अपना इतना सा थंब कट करके यहाँ पे ला दूं, तो इस थंब में लाखों लाखों सेल्स हैं, लाखों लाखों सेल्स। तो सोचो, मेरी पूरी बॉडी में, मेरा हेड टू टो, मेरी पूरी बॉडी में कितने सेल्स होंगे। गूगल के अकॉर्डिंग, गूगल डाटा के अकॉर्डिंग, हमारी पूरी बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। 37 ट्रिलियन बेटा एक ऐसा नंबर है जो कि मैं फोन में भी कैलकुलेट नहीं कर सकता, कैलकुलेटर भी। ठीक है, ये नंबर फोन में भी नहीं आ सकता, इतना बड़ा नंबर है। तो अगर हमारी बॉडी में इतने करोड़ों, इतने अरबों सेल्स है, तो हर सेल को पढ़ना कितना हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड है, आप ये समझ सकते हो। इसी कॉम्प्लिकेशन को, इसी कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करने के लिए हम लोगों ने मॉडल्स बनाए। ये मैंने कल भी बताया था, बट जस्ट इन केस किसी ने नहीं देखा तो मैं ये चीज रिवाइज करा रहा हूँ, अगर कोई डायरेक्टली पार्ट 2 पे जंप कर रहा है तो बेटा ये चीज, अगर तुम इस टाइप से देखो कि राइट हैंड साइड देखो, मैंने एक डायग्राम बना रखा है, कुड यू सी इट, ये वाला राइट हैंड साइड वाला, ये अर्थ का एक डायग्राम है। अब अर्थ में हर एक पानी में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, कहाँ कहाँ पे लैंड है, कहाँ कहाँ पे लैंड नहीं है, कौन सी लैंड्स पे ट्राइब है, कौन सी हिडन स्पीशीज रह रही है, ये तो अंदर की बातें हो गई ना अर्थ की, राइट। बट जो एक अर्थ है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है, उसको क्या एक्सप्लेन करना चाहिए, कि कितना एरिया वाटर से भरा है अर्थ में बाहर का, कितना एरिया लैंड है। ठीक है, तो ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है, हाईलाइटेड चीज है, जो महत्व है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक मॉडल का काम होता है सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को एक्सप्लेन करना, नॉट पूरी अंदर की चीजें बताना। ठीक है, मॉडल सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को एक्सप्लेन करने के बाद उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकता है। जैसे इफ वी टेक एन एग्जांपल, एक सेल होती है हमारे ह्यूमन बॉडी में, अगर कुछ मेरे आसपास है तो मैं समझा पाता काश, बट ठीक है, ये देखो, मैं इसको एक ऐसा पॉइंट आउट बना देता हूँ। इफ यू कुड सी, आई हैव लाइक डॉटेड दिस, ठीक, तो ये एक जस्ट डॉट तुम्हें दिख रहा है। ऐसा ही इससे भी छोटा एक सेल ऑर्गेनीज होता है हमारी बॉडी में। सेल ऑर्गेनीज क्या है भैया, सेल ऑर्गेनीज बोलते हैं जब सेल के अंदर अलग अलग 18 चीजें होती है, 17 से 18 चीजें होती है, 18 पढ़ाई जाती है वैसे बुक्स में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, कि राइबोसोम है, ठीक है, तुम्हारा न्यूक्लियस है, तुम्हारा अलग अलग चीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, अगर तुमने इससे पहले पढ़ रखी हो तो। ठीक, तो वो अलग अलग चीजें क्या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में मदद कर रही है, एक प्रोटीन को इधर से उधर ले जाने में मदद कर रही है, ये एक्चुअली में है इतनी छोटी, बट इफ यू सी द डायग्राम,
हमने डायग्राम को ऐसे इस टाइप से बना रखा है कि हमें ऐसा लग रहा है ये तो इतना बड़ा होता है, वो एक्चुअली में तो इतना ही है ना, बट वो अंदर की कॉम्प्लिकेशंस हर बंदा थोड़ी समझ सकता है, हर किसी के घर में थोड़ी ना माइक्रोस्कोप है ना। तो उस चीज को रिड्यूस करने के लिए हमने एक मॉडल बनाया। मॉडल क्या कर रहा है, बेसिकली उस चीज की कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। वो पूरी चीज को ना समझाते हुए एक हाईलाइटेड पॉइंट समझा रहा है कि अंदर सेल 18 सेल ऑर्गेनिज होते हैं और उनका कुछ ना कुछ काम होता है, ठीक है। तो मॉडल्स एक सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन है एक रियल ऑब्जेक्ट की, सिस्टम की या प्रोसेस की, ठीक है। अर्थ का तुम मॉडल देख चुके, तुम सेल्स का मॉडल देख चुके, ऐसे ही तुम्हारा डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसे होता है मॉडल के हिसाब से। बट अंदर अगर तुम देखोगे जीन्स होते हैं, वेरिएशंस होती हैं, डाइवर्सिटी होता है, एक से एक कनेक्ट हो रहा है, कौन कौन से स्ट्रक्चर में वो एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं, राइट। तो हर चीज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन माने अलग अलग तरीके से चीजों को जब अरेंज करा जाता है, तो अलग अलग तरीके से ये चीज अरेंज भी हो सकती है। स्ट्रक्चर पे क्या फर्क पड़ता है, बेबी पे क्या फर्क पड़ता है, राइट। तो ये सारी चीजें ना एक्सप्लेन करके जस्ट एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर वो चीज एक्सप्लेन कर रही है, तो मॉडल हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करती है किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को रिड्यूस करने में, ओके। ये मैंने बता दिया कि मॉडल्स क्यों यूज करे जाते हैं, साइंटिस्ट क्यों एक्चुअली में मॉडल यूज करते हैं, सॉरी। तो साइंटिस्ट एक्चुअली में मॉडल क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो नेचुरल कोई भी चीज है उसकी हर एक डिटेल तो लाना मॉडल में पॉसिबल नहीं है। टू अ एक्सटेंड ला सकते हैं हम, एट सम एक्सटेंड हम ला सकते हैं उस चीज को, बट पूरे ही तरीके से उसको लाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो साइंटिस्ट जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स को मॉडल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं ताकि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑलरेडी रिड्यूस हो जाए, ठीक है। ये जस्ट एक सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर हम देखें तो साइंस में जो अजम्पशंस होती हैं, जैसे मैंने कल भी बताया था, साइंस की जो assumptions होती है बेटा, वो इस चीज पर बेस्ड नहीं है कि अच्छा परसों बारिश होगी, यार मुझे तो ये लग रहा है परसों बारिश होगी, ऐसा नहीं होता। परसों बारिश क्यों होगी, पिछले टाइम में कब हुई थी, हिस्ट्री देखेंगे हम रेनफॉल की, एयर की नमी देखेंगे, एयर का रेजिस्टेंस देखेंगे, एयर का फ्लो देखेंगे, कौन सी डायरेक्शन से हवा आ रही है वो देखेंगे। सारी चीजें कैलकुलेट करा जाता है, सारी चीजों पे स्टडी होती है, अलग अलग साइंटिस्ट दुनिया भर से आते हैं, उन सारी चीजों पे स्टडी करते हैं, तब जाके साइंस एक अजम्पशन, एक प्रिडिक्शन लॉन्च करता है। साइंस की प्रिडिक्शन भी जस्ट प्रिडिक्शन नहीं है हम लोगों की तरह कि अच्छा यार परसों तो मैं ये करूंगा, क्यों करूंगा, कैसे करूंगा, चैप्टर का नाम ही क्यूरियोसिटी है, चैप्टर का नाम ही एक्सप्लोरेशन है, तो हमें इसी प्रिंसिपल पे चलना है, ठीक है। जैसे फिजिक्स में कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिस इज अ मूविंग ऑब्जेक्ट, दिस इज अ कार, ओके। लेट्स जस्ट assume for a time this is a car and it is moving like this. So तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसकी स्पीड, इसका रेजिस्टेंस, कितने टाइम में कहां से कहां पहुंच रही है वो, या फिर या फिर तुम कह सकते हो इसका कलर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर कलर तो इसका तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ये कौन सी कंपनी की है वो भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, इस पे पेंट क्या है, इसका एलॉय व्हील कौन सा है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो साइंस एक हाईलाइटेड वर्जन्स को साइंस एक्सप्लेन करती है, नॉट पूरी डिटेल, ठीक है। तो हम अगर मूविंग कार के कॉन्सेप्ट पे थे, तो अगर एक कार मूव हो रही है, ठीक है, तो मैटर तो हमारे लिए ये कर रहा है ना वो कितना ट्रैवल कर रही है, कितनी स्पीड पे कर रही है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स जो होते हैं, कभी भी आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में जब आप सॉल्व करते हो किसी पॉइंट को, तो रफली क्या बार बार कार बनाते हो, बार बार अगर कार वाला क्वेश्चन है बार बार कार बनाते हो, ट्रक वाला क्वेश्चन है बार बार ट्रक बनाओगे, वो एग्जामिनर ही पागल हो जाएगा कि ये तो बार बार कार बार बार ट्रक बना रहा है, इसको किसी ने कुछ सिखाया नहीं है। तो उन सब चीजों के लिए बेटा हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं। डॉट किसी भी चलते फिरते ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए होती है। अगर मैं अगर मैं ये वाला डॉट लगा दिया, इसका मतलब ये एक मूविंग कार है। मैंने यहाँ से यहाँ तक डॉट लगाया, इसका मतलब कार एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो एक्चुअली में मैं कार थोड़ी बनाऊंगा, ये तो कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस कर रहे हैं ना। तो ये लॉ हमारा तुम्हारी साइंस की बुक से आता है, ठीक है। देन केमिस्ट्री में भी सेम चीज है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स को कभी कभी बॉल और स्टिक से ऐसा एक मोशन में दिखाया जाता है, ठीक है। अ, अगर हम देखें तो मैंने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन पूछा था सबसे कि अच्छा बताओ, एक जो हमारा हार्ट होता है, ठीक है, हमारा हार्ट रेड क्यों होता है, हमारा हार्ट वाइट क्यों नहीं होता, किसी ने शायद मे बी नहीं बताया होगा अभी तक।
अगर किसी ने लेक्चर नहीं देखा, कोई सेकंड लेक्चर पे डायरेक्ट आ रहा है, तो बेटा मैं बता देता हूँ आप लोगों को, मे बी आपके आगे जाके काम आए। अगर कोई पैरामेडिक्स फील्ड आगे जाके या फिर कोई मेडिकल फील्ड में ही आपको कुछ करना है, तो ये सब चीजें छोटी छोटी डिटेल्ड आपको पता होना इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो हमारा हार्ट हमारा हार्ट तुम्हारा रेड कलर का क्यों होता है और वाइट कलर का क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे पास हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द रेड कलर, ठीक है। और हमारे हीमोग्लोबिन जो हमारा शेप है वो बाइकॉन्केव शेप का होता है। इतना बड़ा शेप होने की वजह से वो अपने अंदर ऑक्सीजन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, ऑक्सीजन होल्ड कर रहा है अपने अंदर। अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी होल्ड कर रहा है, थोड़े बहुत विटामिन भी होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है या हमारी बॉडी को जो रेगुलेट करने के लिए चाहिए, वो सारी चीजें एक हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट होती है। इस वजह से कलर देने का काम भी और बॉडी को रेगुलेट करने का काम भी हमारा हीमोग्लोबिन करता है। वाइट क्यों नहीं होता? वाइट हमारा हार्ट उस कंडीशंस में होता है बेटा जब हमें एनीमिया हो जाता है। एनीमिया का मतलब खून की कमी हो जाती है। जब हमारा सीवियर ब्लड लॉस हो गया या हमें हेमोरेज हो गया, हेमोरेज का मतलब होता है एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाना हमारी बॉडी फ्लूइड, ठीक है। हमारी बॉडी में से एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया जब, तो उसको बोलते हैं हम हेमोरेज। तो अगर एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है तो हमारे हार्ट का कलर अपीयर होने लगता है व्हाइट या पेल येलो, ठीक है। पेल येलो इज अ इनिशियल स्टेज जब हमें लगता है कि थोड़ा थोड़ा अब हार्ट का जो वो है ब्लड वो बहुत ज्यादा लॉस हो गया है। और लास्ट में जब बिल्कुल ही ब्लड नहीं बचा तो व्हाइट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एनीमिया, ठीक। आई होप जहां तक हम पढ़ रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा हो, ठीक है। जैसे कि इसमें भी मैंने एग्जांपल लिया हुआ है कि जो साइंस है वो मॉडल्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर रही है कि जो अर्थ का ग्लोब है, अर्थ के तो अंदर इतनी सारी चीजें हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वैली है, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट है, ऊंट है, अलग अलग प्रकार के एक्वाटिक एनिमल्स है ना, मैमल्स हैं। तो उन सब चीजों को थोड़ी ना साइंस का पर्पस है कि मॉडल्स के अंदर भी वो सारी चीजें एक्सप्लेन करनी चाहिए। मॉडल सिर्फ बने होते हैं हाईलाइटेड पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए, है ना। जो एक्चुअली में इंपॉर्टेंट चीज है उनको हाईलाइट करने के लिए साइंस बनी है, ठीक है। तो इसलिए ओशियन, डेजर्ट्स या वैलीज को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि एक सिंपल स्फेरिकल मॉडल है जो कि बहुत ज्यादा इनफ है बहुत सारे पर्पसेस के लिए। हमें पता लग सकता है कितना पोर्शन अर्थ में वाटर है, कितना पोर्शन लैंड है, कितना कहाँ से हमारा कौन सी डायरेक्शन है, मैप में क्या दिखता है। तो ये सारी चीजें पता अगर हम कर लेंगे तो हमारे लिए ऑलरेडी काफी कॉम्प्लिकेशंस रिड्यूस हो सकती है। जैसे मैंने बताया था, अगर हम एक एग्जांपल लें लीफ का, लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ द लीफ। ये एक पेड़ है सीधा, यहाँ पे छोटी 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 पत्तियां हैं। अगर ये लीफ ऐसे जाती है, ऐसे गिरती है, नीचे गिर गई, तो लोगों को लगेगा अरे पत्ती तो है, ऊपर से आई नीचे आई गिर गई, इसमें क्या साइंस है, इसमें क्या साइंस है। बेटा ऐसा नहीं होता। इस चीज में भी हम एयर का रेजिस्टेंस, एयर का फ्लो, एयर की डायरेक्शन, ठीक है, और हम लीफ का जो वेट है, अगर मान लो पॉइंट कुछ ग्राम में ना होके लीफ का वेट, जिस इज अ हाइपोथेटिकल चीज, तो ये मत मान लेना लीफ का एक्चुअल वेट ही किलोग्राम्स में होता है, केजी नहीं होता लीफ का वेट, कुछ ग्राम से भी लेस होता होगा, इवन नॉट ए ग्राम, ठीक है। अगर लीफ का वेट 25 से 30 ग्राम होता या 100 ग्राम होता तो क्या पता एयर की डायरेक्शन उसके साथ साथ चेंज हो जाती, है ना। तो कहने का मतलब है साइंस इज जस्ट नॉट अ अजम्पशन, ठीक है। ये बहुत सारी स्टडीज, बहुत सारे हिडन पैटर्न्स, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स को पढ़ के एक प्रिडिक्शन की जाती है। इट इज जस्ट नॉट अ अजम्पशन, ओके। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। ये कैलकुलेशंस को इजियर भी बना देता है, ठीक है। अब तुम्हारी एनसीईआरटी की बात कर लें अगर हम, तो as you could see on the page number 2 there is an example which is 1.1a, okay। क्रिकेट शॉट वाला एग्जांपल है पेज नंबर 2 पे। ये क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है देखो, मैं बता देता हूँ तुम्हें। इसका क्वेश्चन है, बुक से पढ़ के बता देता हूँ मैं, ओके, ताकि तुम्हें लगे कि हाँ ठीक है। थिंक ऑफ अ क्रिकेट बॉल बीइंग हिट फॉर यूर सिक्स, ठीक है। एक क्रिकेट बॉल आ रही है छह मारने के लिए, ओके। मतलब उसे इतनी जोर से मारा गया है कि अब वो छह ही जाएगा, ओके। यू वांट टू मेक अ सिंपल मॉडल। अब जो ये बॉल हिट करी और छह गया, तुम्हें इस पे मॉडल बनाना है सिचुएशन पे। तो तुम्हें क्या क्या चीजें देखनी पड़ेंगी, क्या क्या नेसेसरी डिटेल्स तुम ऐड करोगे। सीधी सी बात है, कोई ऐसा तो बच्चा नहीं होगा जो ये ऐड करेगा कि बैट एमआरएफ का है, कश्मीर विलो है ना, कौन सी लकड़ी है या कौन सी कंपनी है, ये तो ऐड नहीं करोगे।
आप ये भी ऐड नहीं करोगे कि भैया बैट कहाँ से आया है, बैट का कलर क्या है, बैट पे कौन सा पेड़ है ना, कौन बैटिंग कर रहा है, आप ये भी ऐड नहीं करोगे। वाई मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आप सिर्फ मॉडल में, जो आप साइंस में मॉडल बनाओगे उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ऐड करोगे, जैसे बॉल की इनिशियल स्पीड क्या थी, बॉल की डायरेक्शन क्या थी, ग्रेविटी का इसमें क्या रोल है, एंड जब बैट को मैंने मारा बॉल पे तो बॉल का क्या मास था, कितना वेट था बॉल का, और कितनी टाइटली हिट करा मैंने बॉल को कि वो एकदम ही 6 पार चला गया। ठीक है, ये तो नहीं ऐड करोगे ना प्लेयर का ग्लव्स कौन सा पहना था, स्टेडियम में कितने बंदे देख रहे थे, ठीक है, ये नहीं आप ऐड करोगे। सिर्फ आप इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट डिटेल्स को ऐड करोगे ताकि कॉम्प्लिकेशंस को आप मिनिमाइज कर सको। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी बुक में ये है बेटा कि सपोज यू राइड अ बाइसिकल। ठीक है, सपोज करो आप एक साइकिल चला रहे हो आपके स्कूल से घर तक। ठीक है, आप इस चीज पे एक मॉडल बनाना चाहते हो। यू वांट टू यू वांट टू मॉडल द टाइम इट टेक टू गो फ्रॉम होम। ठीक है, मतलब घर से, होम फ्रॉम स्कूल, ठीक है, मतलब घर से स्कूल या स्कूल से घर आने में कितना टाइम लगता है, अगर एक सिंपल बात बोलूं तो। इस पे अगर आपको मॉडल बनाना हो तो क्या क्या नेसेसरी डिटेल्स को आप अपने दिमाग में रखोगे और क्या क्या अननेसेसरी चीजों को आप निकालोगे दिमाग से, ये आप बता सकते हो। यू हैव अ टाइम, आप लिख सकते हो नीचे, ठीक है, कमेंट में। मैं बता देता हूँ। आप ये तो नोटिस नहीं करोगे साइकिल कौन सी कंपनी की है, ना ये नोटिस करोगे साइकिल का कलर क्या है, ना ये नोटिस करोगे आपकी अच्छा रोड कौन सी है, ये सारी चीजें तो नोटिस करने से रहे। ठीक है, आप नोटिस करोगे कि स्पीड कितनी है साइकिल की, कितना डिस्टेंस कवर करने को रह रहा है अभी। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अगर आपको नोटिस करना हो तो भाई आप कंपनी तो नोटिस नहीं करोगे, नहीं आप रोड की एक बार को कंडीशन नोटिस कर सकते हो। इट इज अ कंडीशनल क्वेश्चन कि रोड की कंडीशन अगर अच्छी होगी तो साइकिल भी अच्छी चलेगी, पर डिस्टेंस कितना है, स्पीड कितनी है, ये चीज मेन है। ठीक है, थर्ड एग्जांपल में एक फॉलिंग लीव वाला, अभी जो मैंने पीछे बताया उसमें एयर का रेजिस्टेंस किस डायरेक्शन में है, ग्रेविटी का क्या रोल है, वही सब चीज है। देखो पहले डायग्राम से हमें क्रिकेट बैट एंड बॉल वाला, ये बेसबॉल है वैसे, क्रिकेट वाला चीज नहीं है, बट स्टिल इससे ज्यादा अच्छे से आएगा, एक्सप्लेन होगा, इसलिए मैंने ये लगा रखा है। तो बैट कितने स्पीड से मैंने घुमाया, कितनी स्पीड से मैंने बैट घुमाया, वो जरूरी है। ठीक है, बॉल का क्या मास था, कितना वेट था, कितनी तेजी से बॉल आई कि एकदम से चला गया, न्यूटन का थर्ड लॉ है ना। तो कितनी तेजी से बॉल आई कि बैट से हमने मारा और एकदम से वो उड़ गई। ठीक है, एवरी एक्शन हैज अ अपोजिट रिएक्शन, ऐसा कुछ न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो अगर इसने भी रिस्पॉन्स किया तो इसने भी रिस्पॉन्स किया। ठीक है, साइकिल का देखो इधर, ये जो बीच वाला एग्जांपल है, साइकिल कितनी तेज से जा रही है, स्पीड कितनी है, डिस्टेंस कितना है, बट क्या क्या अननेसेसरी चीजें हम इग्नोर कर सकते हैं। हेलमेट कौन सी कंपनी का है, बैकपैक कौन सी कंपनी का है, कौन सी टी शर्ट पहनी है दीदी ने, है ना, कौन से कंपनी के शू है, ये सारी चीजें इग्नोर कर सकते हैं। इतना आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये लीफ है, लीफ की ग्रेविटी, रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें नोटिस करनी पड़ेगी। अगला पेज देखो, पेज नंबर 3। ठीक है, पेज नंबर 3 में या पेज नंबर 2 के ही नीचे यूनिट्स है। ठीक, यूनिट्स अगर किसी को एक्सप्लेन करनी हो तो यूनिट्स क्या होते हैं, सिंबल्स क्या होते हैं, तो देखो साइंस कुछ सिंबल यूज करता है क्योंकि यूनिवर्सली वही वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। आप क्या कभी दूध वाले से ये बोलते हो कि मुझे कितने 2 किलो अगर मेरे को चलना है, लेट्स से अगर हम ये बोलते हैं कि अभी मेरा 2 किलोमीटर ट्रैक रह रहा है चलने के लिए, गाड़ी से रह रहा है, बाइक से रह रहा है, पैदल मेरे को चलना है, तो मेरा 2 किलोमीटर अभी ट्रैक रह रहा है। ठीक है, अगर मैं वहीं दूध वाले पे जाऊंगा किसी भी, तो मैं ये तो नहीं बोल सकता कि मेरे को आप इतना फोर्स दूध दे दो, इतनी वेलोसिटी दूध दे दो, इतना किलो दूध दे दो, है ना, किलो भी बोल सकते हैं बट कंडीशन कि इतना किलो, 10 किलो, 5 किलो, 8 किलो दूध दे दो। क्या यूनिट, क्या सिंबल सही रहेगा दूध वाले के लिए बोलना कि मेरे को इतना डैश ये दे दो, ये कमेंट में बताओगे। लीटर्स रहेगा, मिलीलीटर्स रहेगा, हिंट दे देता हूँ। ठीक है, तो इसमें बोला है कि डी डिस्टेंस होता है, टाइम के लिए टी यूज होता है, वेलोसिटी के लिए वी यूज होता है, इनिशियल वेलोसिटी के लिए u यूज हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी के लिए v यूज हो रहा है, फोर्स के लिए f, मास के लिए m।
ये सारी चीजें सेकंड या थर्ड चैप्टर में आई गेस बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन करी गई है, तो हम भी इनको उधर ही पढ़ेंगे। बट थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये क्या है। तो इसमें डिस्टेंस मतलब कितना आपका अभी ट्रैक रह रहा है कवर अप करने के लिए, ठीक है। टाइम माने उस डिस्टेंस को, उस पूरे रूट को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक। वेलोसिटी मतलब होता है किसी भी, अगर कोई भी स्पीड मेंटेन है, ठीक है, तो कितनी स्पीड में या कितने टाइम में मैं उस चीज को कवर अप कर लूंगा, वो तुम्हारी वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है जहां से हमने स्टार्ट करा, हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है जहां पे हमने खत्म करा, ठीक है। कितने फोर्स से मैं वो चीज, अगर मैं आर्चरी कर रहा हूं, मैं ऐसे निशाना लगा रहा हूं, ठीक है, ऐसे तो मैं कितने फोर्स से अपने एरो को छोड़ूंगा। मास मतलब उस चीज का वेट। स्पीड ऑफ लाइट हम हमेशा सी से डिनोट करते हैं। अब क्वेश्चन ये है तुम्हारी एनसीईआरटी में जो अपेयर होता है कि सी से ही क्यों डिनोट करते हैं, ये क्लास 11th की बायोलॉजी में भी ये क्वेश्चन है कि ज्यादातर नाम को हम ऐसे डिनोट क्यों करते हैं, क्योंकि एक सीधी सी इसकी सीधा सा इसका एक आंसर है। जो भी बहुत सालों से हम डिनोट एक ही लैंग्वेज से कर रहे हो, वो ज्यादातर लैंग्वेज लैटिन निकलती है, ठीक है। लैटिन एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो एक डेड लैंग्वेज मानी जाती है, जो बहुत टाइम से डायनामिक नहीं है, बहुत टाइम से स्टैटिक ही है। माने उस चीज को 10 साल पहले भी ऐसे ही जाना जाता था, आज भी ऐसे ही जाना जाता है, ठीक है। तो लैटिन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका मतलब होता है सेलिट्रियस, ठीक। सेलिट्रियस माने तुम्हारा स्विफ्टनेस, किसी भी चीज को एक्सेलरेट, एक्सेलरेट, ठीक। तो स्पीड ऑफ लाइट को हम लैटिन लैंग्वेज में एक्सेलरेट बोल सकते हैं, स्विफ्टनेस बोल सकते हैं, माने इधर से एकदम से इधर, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट नॉमेनक्लेचर देखी, उन पे स्टडी करी, बट एट द एंड आके लैटिन लैंग्वेज में उनको ज्यादा सही लगा, तो उन्होंने ये कर दिया, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि हम चीजों को मेजर कर पाए। 1 किलो प्याज दे दो, 1 किलो धनिया दे दो, है ना। कितना मीटर अभी हमें चलना रह गया, 10 मीटर, 20 मीटर, 5 मीटर, है ना। तो एक्यूरेट, फेयर एंड कंपेरेबल हो, पूरे वर्ल्ड में वही सेम चीज चलती हो, इस वजह से हमारी स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाई गई, ठीक। अगर आप देखो पेज नंबर 3 पे साइंस की, रेडी टू गो बियॉन्ड लिखा होगा, एयरप्लेन फ्यूल मिस कम्युनिकेशन। ये बता रहा है कि यूनिट्स का रियल लाइफ में रोल ये है कि अगर मान लो तुमने फिक्स कर रखा था कि मेरे को इतना अमाउंट में फ्यूल चाहिए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कि मेरे को इतना अमाउंट में फ्यूल चाहिए। हम गाड़ी में जब फ्यूल डलवाते हैं, बाइक में फ्यूल डलवाते हैं, तो कुछ लीटर्स में होता है वो, ठीक है। जैसे 12 लीटर की किसी गाड़ी की टंकी होती है, किसी बाइक की 14 लीटर की टंकी होती है, तो फ्यूल में भी कुछ लीटर अमाउंट ऑफ पेट्रोल डलता है। तो मान लो एक रैंडम कैलकुलेशन में ले रहा हूँ कि मेरे को चाहिए था एक्स अमाउंट ऑफ एक्स लीटर ऑफ पेट्रोल, बट मेरे को कितना मिल गया, उससे डबल। अगर डबल मिल गया तो बैकअप हो जाएगा, बट अगर उससे मेरे को लेस मिल गया तो जहां से प्लेन जा रहा था और जहां पे पहुंचना था, डेस्टिनी थी उसकी, वो चीज रह जाएगी। उस एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से, छोटी सी यूनिट की वजह से बहुत लोगों की जान जा सकती है। और ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट है बेटा, 1999 में हुआ था ये, ठीक है। तो ऐसे एक कंपनी को 125 मिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हुआ। 125 मिलियन डॉलर बहुत ज्यादा होते हैं बेटा, ये बहुत ज्यादा, स्पेशली यूएस की करेंसी में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अगर एक एवरेज कैलकुलेशन में आपको बताऊं, $100 का मतलब, नहीं, $1000 का मतलब, या $10,000 का मतलब 10 लाख से भी ऊपर होता है, ठीक है। $10,000 का मतलब, इस पे 125 मिलियन यूएस डॉलर है। तो आई थिंक तुम एक गैस कर सकते हो कि एक यूनिट गड़बड़ा गई, अगर ये बुक तुम्हें देखो कितना चीजें सिखा रही है, ठीक है, अगर एक यूनिट गड़बड़ा गई तो उससे कितना साइंटिफिक एरर हो सकता है, कितनी बड़ी मिस कैलकुलेशन होगी, और कितना ज्यादा कंपनी को घाटा हो गया उस चीज का, ठीक है। तो आप आइडिया लगा सकते हो। अब ये मैंने बता दिया कि स्पीड को सी से ही डिनोट क्यों करते हैं, क्योंकि एक लैटिन वर्ड से आया है, इसका मतलब स्पीड या स्विफ्टनेस होता है। स्पीड की जो लाइट होती है, आई मीन, हाँ, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो 3 × 10⁸ m/s क्या है ये बताओगे, ठीक है। m/s क्या है ये आप लिखोगे अभी नीचे, क्योंकि यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बच्चा कहीं मिलीग्राम बोल दे इसको, ठीक है, लास्ट में पर सेकंड है, बट
एम क्या है, ठीक ये बताओगे। अब नेक्स्ट जो पेज है, हाँ, थर्ड पेज के लास्ट में देखो बिल्कुल नीचे जहाँ पे लॉ लिखा है, एंड नेक्स्ट पेज पे देखो जहाँ पे थ्योरी और प्रिंसिपल लिखा है। तो लॉ, थ्योरी एंड प्रिंसिपल तीनों चीज क्या है हम एक बार में पढ़ लेते हैं। देखो, लॉ वर्सेस थ्योरी वर्सेस प्रिंसिपल क्या है। साइंटिफिक लॉ, कोई भी लॉ हमें क्या चीज एक्सप्लेन करता है, लॉ का मतलब होता है कि क्या नेचर में चीज हो रही है, ये लॉ उसको एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे तुमने देखा होगा ना कभी कभी कंजर्वेटिव मास ऑफ लॉ, है ना, नाइन्थ की बुक में पहले अगर किसी ने ओल्ड बुक पढ़ी हो तो, या टेंथ क्लास में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो जो लॉ है वो ये एक्सप्लेन कर रहा है पहले से ही नेचर में क्या हो रहा है, ठीक है। इट डज नॉट ऑलवेज एक्सप्लेन व्हाई इट हैपेंस, बिल्कुल नहीं बता रहा कि वो क्यों हो रहा है, पर पहले से ही जो कोई चीज नेचर में है और वो लॉ हमें दिख रहा है तो उसको हम लॉ बोलते हैं। लॉ का मतलब हो रहा है नेचर में क्या हो रहा है। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से पढ़ा टाट पे, नीचे गिरा, उसने पूरा ग्रेविटी के बारे में लिख दिया उसकी क्यूरियोसिटी ने, तो वो लॉ ही था। वो नेचर की जो भी चीजें आप नेचर से लेते हो उसको आप लॉ बोलते हो, ठीक है। थ्योरी क्या होती है, थ्योरी उस चीज को एक्सप्लेन करती है कि न्यूटन ने थ्योरी बना दिया आगे जाके कि ये चीज क्यों हुई और कैसे हो सकती है, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ समथिंग हैपेंस, ठीक है। तो ये थ्योरी जो होती है बेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ एविडेंस पे बेस्ड होती है, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ एविडेंस पे। एग्जांपल, सेल थ्योरी के बारे में अगर किसी ने पढ़ा हो तो, ठीक है। सेल थ्योरी तुम्हारे लिए अभी ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी काम की नहीं है, बट सेल थ्योरी काम की है। सेल थ्योरी के बारे में अगर किसी ने पढ़ा हो तो, कि लिविंग थिंग से लिविंग थिंग निकल रही है, नॉन लिविंग थिंग से लाइफ नहीं है, फिर साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट ने इस चीज को गलत प्रूफ करा, स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी बोलते हैं इसको। तो ये चीजें आपकी क्यूरियोसिटी मेंटेन रहे इस वजह से सेल थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी। सेल थ्योरी ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन की है, ठीक है, इसलिए इतना कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है इसमें। प्रिंसिपल क्या होता है, ए बेसिक साइंटिफिक रूल और कॉन्सेप्ट यूज्ड इन मेनी सिचुएशन। एक ऐसा साइंटिफिक प्रिंसिपल जिससे हम किसी भी थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई ये सोच रहा हो कि मैंने ये सब पढ़ के क्यों बताया, क्योंकि आपके नाइन्थ के हिसाब से अभी ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से मैं बेसिकली क्या बता रहा हूँ कि प्रिंसिपल ये होता है कि जो लॉज एंड थ्योरी को एक्सप्लेन करे वो प्रिंसिपल है, ठीक है। मैंने बताया था साइंस में प्रिडिक्शन का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि कोई भी जादू है, भविष्यवाणी है, एस्ट्रोलॉजी है, ये नहीं होता। अच्छा परसों भाई मौसम बिगड़ने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये कलेक्शन होता है, ऑब्जर्वेशंस। हमने पहले ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, डाटा को हम कलेक्ट करते हैं, पैटर्न्स देखते हैं, परसों बारिश पड़ी थी या नहीं पड़ी थी, कैलकुलेट करते हैं कौन सी डायरेक्शन से हवा का बहाव ज्यादा है, कहाँ कौन से रीजन में इंडिया की अभी बारिश पड़ रही है। साइंटिफिक लॉज होते हैं, थ्योरीज होते हैं, फिर प्रिंसिपल उन चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। उसके इतने सारे इवेंट्स के बेस पे हम एक अजम्पशन पब्लिश करते हैं कि शायद परसों ये हो सकता है, पर साइंस की शायद शायद नहीं होती, वो इतने सारे कलेक्शन ऑफ डाटा होता है जो हम पब्लिश करते हैं। एग्जाम्पल वेदर फोरकास्ट है, तो इसमें पहले टेम्परेचर देखेंगे हम, ठीक है। उसमें फिर विंड की स्पीड देखेंगे क्या है, क्लाउड की मूवमेंट देखेंगे, आज बादल कैसे हैं, अभी धूप निकल रही है, बारिश का मौसम है, या फिर थोड़ा सा मीडियम मौसम है कि ऐसा लग सकता है कि भाई बहुत ज्यादा आंधी या तूफान चल रहा हो, है ना। टेम्परेचर कितना है, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा सर्दी है, बहुत से एरिया में क्या पता सूख गया हो, बहुत ज्यादा एक बहुत एरिया में पानी भर गया हो, एयर में सैटेलाइट भेजते हैं हम। इतना ज्यादा डाटा कलेक्शन के बाद हम एक प्रोडक्शन बना पाते हैं। तो एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है बेटा, ठीक है, क्योंकि एयर वेदर जो है वो कभी भी चेंज हो सकता है। कभी किसी बच्चे ने सुना है सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स बोलते हैं उसको इंग्लिश में। सूर्य ग्रहण में ज्यादातर एक मिथ है, मोस्टली इन इंडिया, मिथ ये है कि सूर्य ग्रहण में खाना नहीं खाते। अब अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे ऐसा क्यों, तो मे बी आपको वो एक पर्टिकुलर आंसर ना दे, क्योंकि एक मिथ है ना बेटा, जनरेशन टू जनरेशन पास होता है, तो कोई भी इस चीज पे आंसर नहीं उठाता, क्वेश्चन नहीं करता, ठीक है। आंसर तो तब उठाएगा जब उसकी क्यूरियोसिटी बनेगी। क्यूरियोसिटी नहीं बन रही क्योंकि वो बिलीव करके बैठ गया है, हाँ भाई खाना खराब हो जाएगा, मेरे को नहीं खाना। बट ऐसा नहीं है, कभी अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो जब सूर्य ग्रहण लगता है, सोलर इक्लिप्स होता है, ना ही तो उससे फूड की कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी डैमेज होती, ना ही फूड की केमिकल प्रॉपर्टी डैमेज होती, ना ही एयर का रेजिस्टेंस या एयर का बहाव या एयर में स्मेल बदलती, है ना।
तो जब इतना सारा कोई भी एविडेंस नहीं है, इतना ऑब्जर्व करने के बाद भी, मैथमेटिक्स देखने के बाद, टाइम देखने के बाद, लोकेशन देखने के बाद, ग्रेविटी को अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद, सोलर एक्लिप्स क्यों होता है उसके बाद, तो हम कैसे कह सकते हैं कि फूड की क्वालिटी खराब हो जाएगी? सो दिस इज जस्ट अ मिथ। अगर किसी को इस चीज से ज्यादा बेटर पता हो, किसी ने पढ़ा हो, तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अब कुछ बुक के न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। किधर है? पेज नंबर 6 आई गेस, राइट? पेज नंबर 6 या पेज नंबर 5th खोलो पहले। 5th पेज नंबर में सबसे नीचे रेडी टू गो बियॉन्ड लिखा है, जहां पे ये लिखा है कि हाउ मच राइस वुड फीड अ फैमिली ऑफ 4 फॉर अ मंथ। कितने चावल या कितने किलोग्राम्स ऑफ चावल, यूनिट का आइडिया लगाओ, कितने किलो चावल एक परिवार को भरपेट रख सकते हैं कुछ महीनों तक, कितने? अब कहने का मतलब इसका ये है, पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले, साइंस भी कभी कभी गलती करता है। जी हाँ, साइंस भी कभी कभी गलती करता है। एग्जैक्ट वैल्यू किसी भी चीज की या एग्जैक्ट एजम्पशन कोई नहीं लगा सकता। अगर आज मेरे फोन पे नोटिफिकेशन आ रखी है कि परसों ये वेदर होने वाला है, तो ये चीज मेरे लिए डेफिनेट नहीं है कि परसों यही वेदर होगा। क्या पता एयर का भाव चेंज हो गया, वैसा हुआ ही ना हो। तो क्या साइंस गलत हो गई? मे बी यस, मे बी नो, है ना? तो हर चीज एस्टिमेशन पे आगे रुकती है, अजम्पशन पे आगे रुकती है। हम उस चीज को काफी हद तक कैलकुलेट कर सकते हैं, बट एग्जैक्ट आंसर नहीं देते। बट बेटा, इतना पढ़ के कैलकुलेट करके अज्यूम करना बेटर है, रेदर देन कि हाँ परसों ये चीज होगी शायद। ये तो बेटर ही है ना। तो एस्टिमेट वाला मेथड हम लगाएंगे। देखो, हाउ मेनी राइस, ठीक है, वेट अ मिनट, इसको कैसे हटाऊं मैं? हाउ मेनी राइस ग्रेन्स आर देयर इन 1 kg ऑफ राइस। कितने चावल होते हैं ग्रेन्स में 1 kg? ठीक है, मान लो हाउ मेनी राइस ग्रेन्स, कितने राइस ग्रेन्स में राइस होते हैं 1 kg के। सिंपल मेथड, बहुत सिंपल मेथड। काउंट ग्रेन्स इन 10 ग्राम ऑफ राइस। हम पहले ना 10 ग्राम ऑफ ग्रेन में राइस काउंट करेंगे कि भैया ये ग्रेन है, इसमें कितने चावल है, 1 2 3 4 5 6 10, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। तो मान लो 10 kg ऑफ राइस है, तो एग्जाम्पल 10 kg ऑफ 10 ग्राम ऑफ राइस में 500 ग्रेन्स है। 10 माने 10 ग्राम्स ऑफ राइस में 500 ग्रेन्स है, ठीक है। 1 kg में कितना होता है? 1000 ग्राम्स, ठीक है। तो हम कैलकुलेट कर देंगे, अगर 1000 को मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को एग्जैक्ट नंबर पता लग जाएगा कि 100 है। अब अगर मैं, क्वेश्चन में क्या बोला था कि कितने राइस चाहिए एक फैमिली को फीड करने के लिए फॉर अ मंथ, है ना? तो अगर मैं एस्टिमेशन अगर मैं लगाऊं कि 1 kg में इतने ग्राम्स होते हैं और 10 ग्राम में इतने पाए गए थे, तो 10 को अगर मैं 1 kg से माने 1000 ग्राम से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पे 100 आ जाएगा, है ना? तो अगर मैं 500 ग्रेन था, क्योंकि 10 kg में, वो 10 ग्राम में 500 ग्रेन था, तो अगर मैं 500 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 50,000 ग्रेन आ जाएंगे। इसका मतलब ये एक एस्टिमेशन है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है। तो हम अपने दिमाग को थोड़ा सा चला के एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं किसी भी चीजों का, बट हम एक एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते, और ये भी एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। सेकंड न्यूमेरिकल आगे। और हाँ, इसमें आप जो कैलोरी, बहुत लोग बोल रहे होंगे कैलोरी वाला क्या सीन है, ये मैंने दूसरा मेथड कर दिया। कैलोरी वाला अगर आप देखो कि एन एवरेज अडल्ट नीड अबाउट 2000 टू 2500 कैलोरीज पर डे, ठीक है। 2500 से 2000 के बीच में पर डे कैलोरी चाहिए। तो 100 ग्राम में कितनी कैलोरी होती है अनकुक्ड राइस में, पहले हमें वो पता लगाना होगा, ठीक है। जितनी भी हो उसको डिवाइड कर देना, जो वैल्यू आए उसको लास्ट से मल्टीप्लाई कर देना, तो एक एस्टिमेशन हमें आइडिया लग जाता है कि क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है कि हाउ मेनी ब्रेथ डज अ एवरेज पर्सन टेक इन अ डे। मैं बता देता हूँ, 1 मिनट में लगभग लगभग 15 से 20 बार हम सांस लेते हैं, ये हम अपने कॉलेज में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो 15 से 20 है, ठीक है। और हमारा 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 15 को 60 से मल्टीप्लाई करा, 900 ब्रेथ पर आवर हम लेते हैं, 900 को 24 घंटे से मल्टीप्लाई करा तो 21,600 ब्रेथ आ गई। इसको राउंड ऑफ कर दिया तो 22,000 आ गई, ठीक है।
और अगला वाला मैं तुम्हें पढ़ा ही चुका हूँ कि पॉज एंड पाउंडर, जहाँ पे लिखा है कि साइंस सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, उसके पीछे ऑब्जर्वेशन, हिडन पैटर्न, टेस्ट, एनालाइज, कंक्लूड, सारी चीजें हम करते हैं, तब जाके हमें एक पर्टिकुलर आंसर मिलता है। ठीक है। अ, ठीक है ठीक है ठीक है, देखो पीछे वाला क्वेश्चन कहाँ गया। हाँ, जो 1.3 वाला क्वेश्चन था ना बेटा, ये मैंने बिल्कुल बुक के क्वेश्चन इस वजह से नहीं टिप पे, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि सिर्फ बुक के ही टिप देंगे तो इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने अपने तरफ से थोड़ा सा वेरिएशन लाया है क्वेश्चनों में। जब आप वेरिएशन वाले क्वेश्चन करने के कैपेबल हो तो आप बुक के क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। ये क्वेश्चन का असली मतलब आंसर लाना नहीं है, आई एम अगेन सेइंग। कोई भी बुक में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी, सब रॉन्ग वैल्यू है। वो बताना आपको ये चाह रहा है कि हम एज्यूम करते हैं, हम अजम्पशन के बेस पे एक रियल आंसर के बिल्कुल क्लोज आंसर ला सकते हैं, बट अजम्पशन के बेस पे, बस ये ऐसा एक्सप्लेन करना चाह रहा है। तो एग्जांपल्स एक बार ट्राई करना, नहीं हो तो मेरे को बता देना, मैं करा दूंगा। ठीक है। हाँ, एक लास्ट चीज आ जाती है बेटा कि हाउ डज अ मास्क रियली वर्क। ठीक है। एक फर्स्ट ग्लैंस में अगर आप देखो, मास्क बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है। अगर मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन ऑफ मास्क है, तो मास्क, किसी ने अगर स्नीज करा माने छींका, तो मास्क मास्क मैंने लगा रखा है, तो उसका बॉडी फ्लूइड मेरे बॉडी फ्लूइड में क्यों नहीं जाएगा। वो जो स्नीज करा है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट न्यूक्लियर पार्टिकल है, वो मेरे माउथ में क्यों नहीं जा रहे अगर मैंने मास्क पहन रखा है। क्योंकि जो मास्क की कवरिंग होती है, मास्क की जो लेयरिंग होती है, वो बीच में भी एक क्लोथ होता है मास्क के, जो कि एयर ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई को रोकता है ट्रांसमिट होने से, हमारे अंदर आने से रोक रहा है। ठीक है। टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो मास्क फाइबर के साथ कोलाइड करते हैं और एक जगह रुक जाते हैं, उस बीच वाली लेयर में स्टक हो जाते हैं। इसलिए दोबारा मास्क को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेटा मास्क रीयूजेबल वाली चीज नहीं है। कोरोना के टाइम पे मास्क बदल बदल के पहने हैं लोगों ने, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो जिगजैग पैटर्न होता है, स्ट्रेट पैटर्न नहीं होता मास्क के अंदर, तभी वो पार्टिकल्स को एक जगह रोक देता है। ठीक है। और वायरस से हमें प्रोटेक्ट करता है। ओके, आई थिंक इतना इनफ है। बट स्टिल, अगर मैं बता दूं, 1.3 वाला एनसीईआरटी का क्वेश्चन अगर मैं बता दूं, वो जो ब्रेथ वाला था, अगर एक मिनट में 15, अगर एक मिनट में 12 से 15 ब्रेथ है, ठीक है, हम एक मिनट में इतनी सांस लेते हैं, लगभग 15 कर लो, ठीक है, एक मिनट में हम 15 बार सांस ले रहे हैं, तो एक घंटे में 60 मिनट होती है, राइट। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो अगर हम 60 मिनट को 24 घंटे से मल्टीप्लाई कर ले, तो हमें ये पता लग जाएगा कि कितनी मिनट होती है टोटल। टोटल मिनट होती है 1440, 1440। ठीक है, एक दिन में इतनी मिनट होती है। इसको अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी मेरा आंसर वही आएगा बेटा, 22,000। ठीक है, 21,600 अप्रोक्स कर दोगे तो 22,000। और कितना लीटर निकालना है, अगर लीटर निकालना हो तो आपको वैल्यू उधर 0.5 दे रखी है, 0.5 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल 10,000 लीटर ब्रेथ आ जाएगा एग्जाम्पल। ठीक है। सो या, दिस वाज योर चैप्टर, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। हम सेशन को इधर ही एंड कर रहे हैं। आई होप आपने बहुत अच्छी तरीके से इस लेक्चर को एंजॉय कराओ। ठीक है। विशिंग यू अ वेरी गुड लक आपके एग्जाम्स के लिए, अगर एग्जाम आ रहे हैं तो। ठीक है। इस चैप्टर को बेटा इस पर्पज से कभी भी मत पढ़ना कि मेरे को सारी चीजें बस सॉल्व करती नहीं है, बस जो बुक में है उसको बुक में ही मत रहने दो। अगली क्लास में जा रहे हो तो उसको अपने साथ लेके जाओ, मैं हमेशा यही बोलूंगा आपसे। ठीक है। उस नॉलेज को कभी भी बुक में मत रहने दो, अपने साथ लेके जाओ। एंड विद दीज वर्ड्स आई एम एंडिंग दिस सेशन ऑफ टुडे। ठीक। आई होप सबने बहुत ज़्यादा इंजॉय करा होगा। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए। बाय बाय।